सो ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है गाइस, एंड रिकॉर्डिंग इफ इन केस जो बंदे नहीं ज्वाइन कर पा रहे उनको हम रिकॉर्डिंग से हेल्प कर देंगे. Let me share this, and Tushar sir will start with the briefing of this session. Just give me a second. Sorry. And सो गाइज अभी आपके सामने पीपीटी शेयर होगी. इस पीपीटी में स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा. ठीक है. सो आप लोग के कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ एग्जाम, इन टर्म्स ऑफ प्री मेंस और इंटरव्यू, एनीथिंग, जो भी इंटरव्यू खैर इसमें होता नहीं बट स्टिल तब भी वो भी अगर आपको सवाल पूछना हो तो भी आप मोस्ट वेलकम. ठीक है. तो अपने सवालों को रेडी रखिएगा, लेकिन पहले एटलीस्ट हमें थोड़ा सा फिनिश करने दीजिए कि हम आपको पूरा समझा सकें. ठीक है. तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिए. सो पूरा एसबीआई क्लिनिकल का आपका स्टार्ट हो रहा है. अगेन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टाइम्स इंस्टीट्यूट देहरादून हम आपका वेलकम करते हैं वेबिनार में. मैं बलदेव भट्ट, ओके, आई एम द रीजनिंग फैकल्टी इन टाइम्स, टेकिंग कंप्लीट रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, and the other portion of reasoning. I have Tushar with me, again one of the brilliant faculty of Times Dehradun. Okay, it's been with Times for a long time, तो बहुत solid experience faculties आपके साथ हैं, and हम आपको पूरा गाइड करेंगे. तुषार, you may proceed now. ओके, थैंक यू सर. तो ठीक है, हम अपना एक स्टार्ट से करते हैं जहां से आपका जब हम एसबीआई के लिए कोई भी प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को देखते हैं, क्योंकि हम वेट नोटिफिकेशन का ही कर रहे होते हैं. तो आधी जब हम कोई भी एग्जाम को निकाल रहे होते हैं या हम कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो हमारी स्ट्रेटेजी जो स्टार्ट होती है वो हमारी होती है नोटिफिकेशन से, क्योंकि नोटिफिकेशन ही हमें बताता है कि किस कहाँ से कैसे हमें स्टार्ट करना है, क्या चीजें हमें पढ़नी है, क्या चीज नहीं पढ़नी है, वो हमें सब नोटिफिकेशन से आइडिया होता है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट्स भी यहाँ पर ऐसा है. मैं आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट डेट से पॉइंट में बताऊं कि कुछ बच्चों का थोड़ा अप्रोच होती है कि हम फॉर्म को लास्ट में भरेंगे. तो डियर, जो लास्ट में फॉर्म्स भरते हैं उनके साथ थोड़ा सा इशू ये होता है कि आपका क्या होता है कि उस टाइम पे सर्वर थोड़ा बिजी हो जाते हैं, तो कईयों के फॉर्म्स नहीं भर पाते हैं, कईयों के पेमेंट्स नहीं हो पाते हैं. तो यहाँ पर फिर बाद में इशूज होता था, सर मेरा पेमेंट नहीं हुआ है. तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेट्स को आप ध्यान रखिए. जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि डेट्स आपके पास 27 से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म और 17 तक है नेक्स्ट मंथ. तो इनके बीच में ही प्लीज आप फॉर्म भर लीजिएगा, लास्ट के लिए वेट मत करिएगा. ठीक है. तो इंपॉर्टेंट आपकी डेट्स है. सेकंड अगर देखें तो इसमें आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने अंडरलाइन भी कर रखा है कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर द इंटर सर्कल ट्रांसफर एंड इंटर स्टेट ट्रांसफर फॉर द जूनियर एसोसिएट्स टू बी रिक्रूटेड. अब यहाँ पर ये पॉइंट समझिए भाई. यहाँ पर ऐसा है, कई जने ये सोचते हैं यहाँ पर कि अपने स्टेट से फॉर्म भरने वाला. अब यहाँ क्लरिकल का जो एग्जाम होता है ना एसबीआई का, थोड़ा सा ट्रिकी है फॉर्म भरने में, तभी आपको चीजें बताई जा रही है. यहाँ पर ऐसा होता है कि बच्चा जो है क्या करता है, पिछले साल की कट ऑफ देखता है और देखता है कि किस स्टेट में कट ऑफ सबसे कम गई है. सेकेंड पॉइंट वो है कि क्या वहां की जो नेटिव लैंग्वेज है वो आपकी स्टेट से मैच कर रही है. ये 2 पॉइंट के बिहाफ पर वो स्टेट भरता है. अब वो स्टेट भरता है, सपोज फॉर एग्जांपल आप क्या नाम है उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं. अब उत्तराखंड की कट ऑफ अगर सपोज 60-70 मार्क्स जा रखी है प्रीलिम्स की. अब बच्चा ये सोचता है कि यार 60-70 मार्क्स बहुत ज्यादा जा रखी है, तो मैं क्या करूं. तो उसने हिमाचल की देखी. अब हिमाचल की लैंग्वेज भी हिंदी है और यहाँ की लैंग्वेज भी हिंदी है, तो वो क्या कर लेता है कि हिमाचल से फॉर्म भरता है. हिमाचल की अगर फॉर एग्जाम्पल कट ऑफ गई है 40, तो उसके लिए तो सिलेक्शन लेना आसान हो गया. तो यहाँ पर वो क्या कर लेता है कि हिमाचल से फॉर्म भर लेता है. अब ये पॉइंट क्यों लिखा है, ये पॉइंट इसलिए लिखा है क्योंकि वो हिमाचल लेने के बाद ये सोचता है कि कल के दिन में ट्रांसफर करके वापस उत्तराखंड आ जाऊंगा. तो डियर, यहाँ पर बहुत क्लियर कट उन्होंने मेंशन करा है कि अगर आप कोई स्टेट से फॉर्म भरते हो जहां आपकी नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है, तो आप उसी स्टेट में फिर रहेंगे. ये आप बार बार चेंज नहीं कर सकते. अगर आपने अपना एक जोन बना लिया तो जोन बना लिया, उसके बाद आप सेकंड जोन पे चेंज नहीं कर पाएंगे. तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि आप ये चीज, मतलब उत्तराखंड से आपको भरना है, आपने दिल्ली से भरना है, आपने चंडीगढ़ से भरना है, आपने हिमाचल से भरना है, आपने भोपाल से भरना है, जहां से भी भरना चाहते हैं. क्योंकि ये जो मैंने स्टेट्स अभी बोले हैं इन स्टेट्स में हिंदी लैंग्वेज है, तो आप इन स्टेट्स में देख सकते हो लास्ट ईयर की कट ऑफ को देखते हुए. ठीक है. बट ये चीज ध्यान रखेंगे कि अगर आपने उन स्टेट से भर दिया है तो फिर आप अदर कोई स्टेट्स पे वहां पर नहीं भरेंगे. ओके, ये पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा. इसमें किसी को कोई दिक्कत इतने से पॉइंट में? नो सर. नहीं हो रहा होगा. नो सर. में आपका आ रखा है. अब यहाँ पर एक और है, यहाँ पर इन्होंने एक मेंशन कर रखा है जो आपका प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स एग्जाम आपका जून में होगा. तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ. देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जब इन्होंने शायद निकाला होगा तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा कोविड का नहीं होगा, तो बट अभी थोड़ा कोविड का आ गया है.
तो अभी इन्होंने जो टेंटेटिव डेट्स हैं, आई थिंक आपके पास, मैंने सुबह भी आपसे बोला था कि आपके पास नियर अबाउट 45 डेज की स्ट्रेटेजी का है, बट आपके पास ये लकीली है कि आपके पास टाइम थोड़ा ज्यादा मान के चले। ठीक है, तो कम से कम इसको 2 महीने लगेंगे आराम से। तो 2 महीने का मतलब है 60 दिनों से ज्यादा का ही दिन आपके पास टाइम है। तो बहुत अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है एसबीआई क्लर्क निकालने के लिए। और बहुत बड़ा हुआ नहीं है क्लर्क, जैसे कि सर आपको भी बता रहे थे बलदेव सर, कि एसबीआई के लिए इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजी। आप ये नहीं है कि पूरे 24-24 घंटे लगे पड़े पढ़ने में तो मेरा पेपर नहीं निकल रहा, नहीं, कम टाइम में भी आप पेपर निकाल सकते हो अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है तो। ठीक है सर, प्लीज आप थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड कर देंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर, थैंक यू। अब यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो यहाँ पर आपको स्टेट वाइज थोड़ा आप एनलार्ज कर, जूम कर सकते हो अपनी स्क्रीन को। आप यहाँ पर देखो, आपको क्या नाम है, सब जगह की लैंग्वेज दे रखी है, नेटिव लैंग्वेज आपको दिखाई दे रखा होगा स्टेट वाइज। ठीक है, अगर आप देखोगे तो आपको प्रॉपर्ली मिल जाएगा। आपको पीडीएफ भी आपके शायद आई थिंक ग्रुप में, टेलीग्राम में, उसमें और व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर रखी है। अगर किसी के पास नहीं है तो आप इंडिविजुअली बोल दीजिएगा, वरना आपके ग्रुप्स में है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो आपके पास प्रॉपर्ली है। अब देखो, आपको स्टेट है, उस स्टेट के अंदर आपको देखो नेटिव लैंग्वेज भी दे रखी है। तो इन स्टेट्स में आप आराम से यहाँ पर फॉर्म्स भर सकते हैं, इन स्टेट्स में जहां पर आपकी हिंदी लैंग्वेज है। ओके, हिंदी और इंग्लिश, तो 2 स्टेट्स हैं जहां पर आप उत्तराखंड के अलावा, मैं बोल रहा हूँ उत्तराखंड के लिए तो आप एलिजिबल हैं ही, प्लस आप उत्तराखंड के साथ, प्लस अगर आप उत्तराखंड में भरते हैं तो आपका जोन दिल्ली जोन आता है डियर, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। तो दिल्ली जोन में आप आते हो। ठीक है, तो लैंग्वेज आपकी यहाँ पर है। और आप अगर वैकेंसीज देखोगे तो आपके पास वैकेंसी उत्तराखंड के अंदर 70 वैकेंसीज है। ठीक है, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसीज दिखाई दे रही होंगी स्क्रीन पर। तो आप पहले तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये लिस्ट जरूर बना लीजिएगा कि आपके स्टेट कौन कौन से हैं जहां पर हिंदी लैंग्वेज है। फिर सेकंड में आप कट ऑफ देख लीजिएगा उन स्टेट्स की कितनी है। और घर वालों से थोड़ा कंसल्ट करने के बाद आप फॉर्म भरिएगा, क्योंकि यहाँ पर सही फॉर्म भरना ही पहली स्ट्रेटेजी है। मैंने आपसे बोला था ना कि फॉर्म की शुरुआत, मतलब आपके सिलेक्शन होने की शुरुआत फॉर्म से ही होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वहां पर आपका सही फॉर्म भरना कि मुझे किस स्टेट से भरना है जहां से मुझे इजी पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, और ऐसा नहीं है कि आपका कभी ट्रांसफर नहीं हो सकता जब तक आप क्लर्क हैं डियर। यहाँ पर पॉइंट ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ट्रांसफर हो सकता है, बट एक उसके अंदर क्लॉज है। अगर आप जब तक क्लर्क हैं तब तक आप उसी स्टेट में रहेंगे, बट जब आपका प्रमोशन हो जाएगा, पीओ और मैनेजर वहां लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो आप ऑल ओवर पैनल के लिए फिर आपका ट्रांसफर हो सकता है। तो डियर ऐसा नहीं है कि अगर मैंने हिमाचल से भरा है तो मैं कभी उत्तराखंड नहीं आ सकता, बिल्कुल मैं आ सकता हूँ। मैं जब तक हिमाचल में हूँ, बीइंग अ क्लर्क काम कर रहा हूँ, उसके बाद मेरा प्रमोशन होता है, मैं पीओ बनता हूँ। तो पीओ बनने के बाद आपके फिर ऑल ओवर इंडिया पैन में आप कहीं पे भी ट्रांसफर हो सकता है, तब आप उत्तराखंड वापस आ सकते हो। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां बच्चा ये सोचता है कि नहीं मुझे अपने ही स्टेट में रहना है, तो कुछ साल के बाद आप अपने स्टेट में वापस आ सकते हो, बट पीओ बनने के बाद। ओके सर, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड इसमें कर दीजिएगा। सर नेक्स्ट स्लाइड में कर दीजिएगा इसमें। यस। नेक्स्ट आपके थोड़े एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, अच्छा यहाँ पर बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया है उसके रिगार्डिंग थोड़ा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, और उनके कुछ क्वेश्चंस भी हैं, मैं उसको भी आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ। उसमें यह है कि आपसे आपकी जो ग्रेजुएशन है वो एक तो कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस जो आपके लास्ट ईयर वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी क्वेश्चन साहिल, बिल्कुल आपका क्वेश्चन मैं अभी लूंगा, पहले इसको कंप्लीट करता हूँ फिर साहिल का क्वेश्चन लूंगा मैं। यहाँ पर आपका है कि अगर कोई फाइनल ईयर में स्टूडेंट है इस साल, ठीक है, तो उस फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट भी अपेयरिंग है, तो आप फाइनल ईयर में जो अभी पहुंचा है वो भी फॉर्म भर सकता है, और जो पास हो चुका है, जो ग्रेजुएट हो चुका है, वो भी आपका फॉर्म भर सकता है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास थोड़ा परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, तो यहाँ पर आप ये सोच के मत बैठिएगा कि यार परसेंटेज क्राइटेरिया होगा, तो यहाँ पर कोई इन्होंने परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं दिया है, आप प्रॉपर्ली फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भी है यहाँ पर वैकेंसी। तो जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं उनके लिए तो मैं बोलूंगा, जो क्लास में पढ़ रहे हैं, जो चाहे प्रेम नगर में, चाहे मेन सेंटर में या नेहरू कॉलोनी में, तो मैं उनसे बोलूंगा कि आप लोग फॉर्म भरिएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके पास। ठीक है, आप अपनी मेरिट को देखते हुए वहां पर वर्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 16/8/2021 तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो वो मेरे ख्याल से यहाँ पर है कि ये डेट शायद एक्सटेंड हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है कोविड को लेकर, क्योंकि कई लोगों की डिग्री नहीं आएगी। तो डिग्री का होना जरूरी नहीं है, यहाँ पर एक पॉइंट करेंगे, प्रोविजनल डिग्री भी काम करेगी। अगर आप अपने कॉलेज से पास आउट, मतलब आपने पास कर लिया है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल डिग्री मांग सकते हैं। वो प्रोविजनल डिग्रीज का आपका पास नंबर होगा, आप उस नंबर को
यहाँ पर फॉर्म फिलिंग के टाइम पे यूज कर सकते हैं, वो भी चलेगा। पूरी प्रॉपर डिग्री होनी जरूरी नहीं है। अगर आप जस्ट अभी पास आउट है तो फाइनल ईयर वाले जरूर भरें, ठीक है, और पास आउट वाले जरूर भरें। अब सर प्री फाइनल ईयर वालों का क्या होगा, थर्ड ईयर वालों का, उनका मैं आगे थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। उन्हें फॉर्म अभी ये वाला नहीं भरना है, बट उन्हें करना क्या है वो चीज मैं डेफिनेटली आपको बताऊं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में ले लेते हैं इसमें सर। नेक्स्ट 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 में आपको यहाँ पर दे रखा है एज, योर एज मस्ट बी इन बिटवीन 20 ईयर्स टू 28 ईयर, और आपकी एज जो होनी चाहिए वो नॉट अबव देन 28 ईयर्स। भाई आपकी 28 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पर एक और क्लॉज होता है जो स्टूडेंट डाउट पूछते हैं कि सर मेरी एज तो 21 कम है, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए माइक। सर ये कौन सा एग्जाम है? ये आपका डियर एसबीआई क्लर्क का है, जिसका भी नोटिफिकेशन निकला हुआ है, ओके, तो उसके बारे में थोड़ा सा चल रहा है, एसबीआई क्लर्क का, ठीक है। अच्छा ये ओके थोड़ा सा सर। कर लीजिए माइक। और मैं यहाँ पर एक डाउट आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कई स्टूडेंट पूछते हैं सर कि मेरी एज ना 19 ईयर है और मैं ग्रेजुएट में हूँ, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ, नहीं डियर, आप फॉर्म नहीं भर सकते। यहाँ पर दो क्राइटेरिया है, आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होनी चाहिए और आपका क्या नाम है 20 ईयर्स के भी आप कंप्लीट होने चाहिए, दोनों। तो ये शायद आपने रीजनिंग में भी क्वेश्चन करा होगा यहाँ पर, जब आपकी दोनों कंडीशनें फुलफिल होती हैं तभी आप उसको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ठीक है। अगर एक भी नहीं है कंडीशन तो वो आप नॉट एलिजिबल है। आपकी 20 ईयर भी होनी चाहिए और आप ग्रेजुएट भी होनी चाहिए, या आप फाइनल ईयर में है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज का आप ध्यान रखें। 28 ईयर से एक भी दिन ज्यादा अगर आपका हो गया, जो एक गिवन डेट है 1/4/2021, तो फिर आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके क्लियर है ये यहाँ तक, अभी तक समझ में आ रहा है? यस सर। अगर आपके मन में कोई भी यस डाउट आ रहे सर। होंगे तो आप अपने डाउट्स को चैट बॉक्स में क्वेश्चंस में लिखते रहिए, सेंड करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनके डाउट्स एक एक करके क्लियर करते रहेंगे और हो सकता है कि वो मैं खुद ही आपको आगे डाउट्स में क्लियर कर दूं, ठीक है। सो सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब यहाँ पर आपको पैटर्न के बारे में, जैसे कि हाल ही में हम जो भी बैंक का एग्जाम है उसमें सेम आपका लगभग पैटर्न आपका रहता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है, यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट है कि आपके पास वही सेम पैटर्न है, प्रीलिम्स है आपका, इंग्लिश है आपका, क्वांट है, रीजनिंग है, ठीक है। और यहाँ पर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं 30, 35 एंड 35 मार्क्स भी आपको दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक है कि लास्ट ईयर से ये चेंजेस आए हैं, अब पहले नहीं थे, उससे पहले नहीं थे, लास्ट ईयर में एक चेंजेस है कि सिलेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले ऐसा होता था कि आपकी सब में ना पास होना जरूरी होता था, सब में पास होना जरूरी होता था, सेक्शनल कट ऑफ लानी जरूरी होती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि मेरे क्वांट में मैं सपोज वीक हूँ, तो मैं कम से कम इंग्लिश और रीजनिंग में इतना स्ट्रांग तो होना चाहिए कि मैं एक प्रॉपर कट ऑफ क्लियर कर दूं, आउट ऑफ 100 मेरे मार्क्स आ जाए तो भी काम चल जाएगा, अगर आप क्वांट में वीक है तो यहाँ पर ये पॉइंट अच्छा है आपके लिए, बेनिफिट में है कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ हट चुकी है, अब ओवरऑल कट ऑफ मानी जाती है, ठीक है। पहले बच्चे का क्या रहता था कि ओवरऑल क्लियर हो जाती थी बट बच्चा फेल हो जाता था किसी एक सब्जेक्ट में। अब उसके मतलब ओवरऑल कट ऑफ आपकी सपोज फॉर एग्जांपल 50 मार्क्स का ही है, आउट ऑफ 100 50 मार्क्स वाला आपका सेलेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाती थी कि 50 मार्क्स क्या, उसके 55 मार्क्स आ रहे होते थे, बट एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता था, मतलब एक सब्जेक्ट का वो क्लियर नहीं हो पाता था। ओके तो यहाँ पर एक क्लियर हो गया आपका कि आपका अब ओवरऑल आउट ऑफ 100 आपको मार्क्स लाने। अब सर आउट ऑफ 100 कितने लाने, तो ये भी आपको एक्सप्लेन में आगे कर दूंगा, आगे स्लाइड्स में आपको पता चल जाएगा कि आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स लाने। ओके तो चलिए जरा, और हर स्टेट की अपनी एक अलग कट ऑफ निकलती है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ कि आप जहां से फॉर्म भर रहे हो उस स्टेट की कट ऑफ जरूर देखिए, ठीक है। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म भरते समय सिर्फ उत्तराखंड के ही नहीं और भी स्टेट देखिए कि आपको सेलेक्ट कहाँ से आप हो सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। एक सेकंड, एक क्वेश्चन आया है सुदीप्ता का। सुदीप्ता सेज आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तो क्या मैं बंगाल चूज कर सकती हूँ? डेफिनेटली, आप अगर बंगाल से हैं तो आपको बंगाल ही चूज करना चाहिए, वहीं पर आपको आई गेस नंबर ऑफ सीट्स का भी फायदा मिलेगा और रीजनल लैंग्वेज का भी फायदा मिलेगा। बिकॉज इफ इन केस आप किसी और स्टेट से फॉर्म भरते हैं तो वहां पर आपको रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट पास करना मैंडेटरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से कोई बंदा बंगाल के फॉर्म भरता है तो उसे बंगाल के टेस्ट पास करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सो यू हैव टू, जी प्लीज। एक्चुअली मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मैं प्रेम नगर में कोचिंग ले रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बंगाल चूज कर सकती हूँ। उसमें तो क्वेश्चन पेपर शायद थोड़ा चेंज होंगे क्योंकि हिंदी हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है मेरे लिए। वो कोई नहीं हिंदी का तो बोलिए बोलिए तुषार, आप बोलिए।
सर इसमें थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर जब आपका पेपर आएगा तो डियर हिंदी में पेपर और आपका जो है इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है आपका, तो वहां पर वो हिंदी वाले पोर्शन आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर पेपर सारे स्टेट्स के लिए ओके सेम सर। ही आता है, लैंग्वेज वाइज पेपर यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो उसमें आपको अच्छा। प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक आपका इंग्लिश में भी आएगा, तो आप उसको इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हो। सेकंड चीज एक हाँ, ध्यान मैं रखिए, इंग्लिश चूज करूंगी उस टाइम। हाँ, तो आप कहीं से भी फॉर्म भरिए, बट हाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपका मेंस का पेपर होगा डियर, तो वेस्ट बंगाल में ही होगा, तो उस टाइम पर आप मेंस के पेपर में वेस्ट बंगाल आप प्रेजेंट होनी चाहिए। क्योंकि प्रीलिम्स में ओके ऐसा सर। होता है कि आप प्रीलिम्स की आप अगर भर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप वेस्ट बंगाल से भर रहे हो, तो हो सकता है कि आपका जो सेंटर है वो वेस्ट बंगाल में आएगा, मेंस का कंफर्म नहीं कि वेस्ट बंगाल ही आएगा। तो उस टाइम पर अगर ओके आपका कॉलेज का पेपर चल रहा है, तो ये चल रहा है, ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी कि मैं फिर मेंस सर। का वेस्ट बंगाल से देंगे, आप देहरादून से पेपर नहीं दे सकते। ये इसमें एक ओके पॉइंट सर। इंपॉर्टेंट। यस थैंक सर। यू सर। सुस्नाता, आप पूछ अपने अपना हैंड। यस सर। सर मेरा नेटिव लैंग्वेज हिंदी नहीं है, तो मैं जब इंग्लिश में पेपर दूं तो क्या रीजनल लैंग्वेज वहाँ का हिंदी होगा, तो उसके लिए मेरा कुछ प्रॉब्लम होगा? इनिशियली पहला जो प्री एग्जाम होगा उसमें रीजनल लैंग्वेज का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्री और मेंस में रीजनल का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आपका प्री एग्जाम ओके सर। रहता है और मेंस में इंग्लिश हिंदी रहता है, तो उसमें रीजनल लैंग्वेज हैज नथिंग टू डू विद इट। रीजनल लैंग्वेज कहाँ पर आएगा, जब आपका प्री और मेंस क्लियर हो जाएगा, उसके बाद रीजनल लैंग्वेज का जो कंसेप्ट है वो पिक्चर में आता है, जब आपका पोस्टिंग या जो भी आप जा रहे हैं उसके बाद आपका ये कंसेप्ट पिक्चर में आता है। तो स्टार्टिंग प्री एग्जाम के लिए और मेंस एग्जाम के लिए रीजनल लैंग्वेज में कोई इंटरफेरेंस नहीं। ओके सर। इशिका, थैंक यू आपका सर। क्वेश्चन था, आप पूछ रहे थे, आप इशिका वैष्णवी शायद, रेज योर हैंड, चलो बता देना आगे। आशीष फंसवाल से, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहीं से भर सकते हैं या कहीं से ही भर सकते हैं अगर लैंग्वेज नहीं? अगेन तुषार सर ने बताया आपको, आप हिंदी लैंग्वेज है आप कहीं से ही भर सकते हैं जहां जहां हिंदी एप्लीकेबल है, लेकिन अगेन जहां से भी आप भरेंगे आपका जो फाइनल पोस्टिंग है वहीं पर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जयपुर से भरते हैं तो आपको जयपुर में ही फाइनल पोस्टिंग मिलेगा। इनिशियल तो आप जयपुर में ही समझो 5-7 साल के लिए, जब तक आपका एक प्रमोशन नहीं होता। अगर एक प्रमोशन आपका होता है, जैसे अभी तुषार ने बोला आपको, आप बैंक पीओ बन जाते हैं, तो बैंक पीओ बनने के बाद ही आप किसी और स्टेट में जाएंगे, वो जरूरी नहीं है उत्तराखंड ही हो, वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी हो सकता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है यस, जहां जहां हिंदी लैंग्वेज है आप वहां भर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट दिमाग में रखना है कि आपका फाइनल पोस्टिंग उसी स्टेट में होगा। ठीक है, चलो तुषार मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके सर, ईश्वर सर। ओके, तो अभी आपके पास है मेन स्ट्रक्चर में, अब मेन एग्जाम की तरफ आ गए हम, प्री के बाद मेंस, और मेंस में आप देख सकते हो कि अब आपका यहाँ पर जो है जीके भी आ गया है। अब जीके में यहाँ पर थोड़ा सा है कि जनरल प्लस फाइनेंशियल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, ये आप सब सेम चीजें हैं। अच्छा, यहाँ पर 2 पॉइंट है सर, कंप्यूटर एप्टीट्यूड एक वर्ड है और एक फाइनेंशियल अवेयरनेस है, मैं इन दोनों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंप्यूटर अवेयरनेस डियर, जब से आईबीपीएस ने अपना प्री और मेंस, जब से कंप्यूटर हटा है, पहले कंप्यूटर का आता था, अब क्या है कि कंप्यूटर का जब से उन्होंने हटाया है, मतलब ये रीजनिंग के साथ इन्होंने अलग से मेंशन करके दिया, कम से कम 2 से 3 साल हो गए, आज तक रीजनिंग के अंदर कंप्यूटर का कभी कोई क्वेश्चन देखा ही नहीं गया है। ठीक है, हमने तो इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, मैंने तो नहीं देखा है उसमें, तो आपका जो रीजनिंग में ही बहुत ढेर सारा पार्ट है, जो आपका क्या नाम है क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, तो वहां तो कंप्यूटर के लिए बचता ही नहीं है। लिखा इन्होंने मेंशन है, बट ये कभी हम नहीं कह सकते कि कभी कंप्यूटर आएगा ही नहीं, बट पिछले पैटर्न को देखा जाए तो उसमें अभी तक कोई क्वेश्चन कंप्यूटर का नहीं आया है। तो यहाँ पर मैं आपसे ये चीज बोलूंगा कि अगर पिछले पैटर्न को देखा तो आप कंप्यूटर को मतलब साइड में रखते हुए काम कर सकते हो कि हाँ मैं कंप्यूटर को अभी नहीं पढ़ूं तो भी काम चल सकता है। ठीक है, अब बात करता हूँ थोड़ा सा जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की। तो यहाँ पर जनरल का मतलब यह है कि स्टैटिक, डियर आपको स्टैटिक अवेयरनेस बहुत पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पर जो मेंस है ना, यहाँ पर सिलेक्शन का जो की पॉइंट है वो आपका यही है, जनरल ऑब्लिक फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये वाला पॉइंट है। अगर फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको कट ऑफ अगर दिखाऊंगा, यहाँ मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 हैं। ठीक है, अगर आप 50 में से 45 या 40 मार्क्स ले आते हैं तो डियर आपने आधी अपनी जर्नी तो कंप्लीट ही कर दी मेरे ख्याल से पेपर निकालने में। ठीक है, क्योंकि अगर आपका इंग्लिश टफ है या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टफ है तो डियर वो सबके लिए ही टफ होगा, ये चीज ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बात करने की 50 आउट ऑफ 50 करने की नहीं होती, यहाँ स्मार्टली काम करने का है सारा खेल। ठीक है, तभी आपसे ये चीज स्टार्टिंग में बोली गई थी, स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुझे सब करना है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि मुझे जो करना है
वो इफेक्टिवली मेरे को बस उससे सिलेक्शन होना चाहिए, दैट्स इट। तो यहाँ पर मैं आपसे बोलूंगा कि आपका जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप कंसीडर करके रखिएगा, जो आपको सिलेक्शन करवाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का मतलब आपका स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके के आप अगर कहोगे तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा स्टैटिक जीके के यहाँ पर, ठीक है। और फाइनेंशियल अवेयरनेस मतलब बैंकिंग से रिलेटेड आपका जितना भी रहेगा, आपका बैंकिंग अवेयरनेस जो आप पढ़ भी रहे होगे, ठीक है। तो ये चीज आपने करनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो इंग्लिश है वो सेम है, बट बस लेवल ऑफ क्वेश्चंस को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। एप्टीट्यूड आपका सेम है, यहाँ पर आपका लेवल ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं, यहाँ पर आपका डीआई ज्यादा आ जाएगा, आती डीआई आपकी प्रीलिम्स में भी है। तो इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं आपको आगे स्लाइड्स में पता चल जाएगा, ठीक है। वैसे ही सेम रीजनिंग में भी है, तो रीजनिंग में भी लेवल ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, ठीक है। पढ़ना अपने प्री और मेंस दोनों के लिए सेम है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि मैं प्री की अलग तैयारी कर रहा हूँ, मेंस की अलग है। डियर आपके पास टाइम भी जो है बीच में सिर्फ बोला जाए तो 20-25 डेज का टाइम रहता है बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास, हाँ बिल्कुल, अमित रावत का आया है कि सर करंट अफेयर भी आएगा, बिल्कुल आएगा अमित रावत, करंट अफेयर भी है इसमें। तो जनरल, फाइनेंशियल, करंट तीनों चीज इंक्लूडेड है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास है कि आपको तैयारी एक साथ ही करनी होती है सारे पेपर की, अलग अलग पार्ट्स में नहीं चला जाता है कि मैं अगर पढ़ूंगा तो मैं पहले परसेंटेज पढ़ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में प्रीलिम्स के लिए अलग पढ़ रहा हूँ, मेंस के लिए फिर सर बाद में पढ़ूंगा क्या, नहीं ऐसा नहीं है। आप एक साथ ही तैयारी करते हुए चलते हैं। तो ये जो जनरल अवेयरनेस और फाइनेंसिंग वाला है और करंट अफेयर है, ये आप स्टार्ट से ही पढ़ते हुए चलिएगा। ये फिर 20 दिन में तैयार होने वाली चीज नहीं, क्योंकि 20 दिन में फिर कंफ्यूजन बनने स्टार्ट हो जाते हैं इसके अंदर। ओके, यहाँ पर अगर कोई डाउट है तो पूछिए। सर की स्टैटिक जीके को थोड़ा क्या होता कीप है दैट इन डियर? यहाँ पर स्टैटिक जो जीके रहती है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता। स्टैटिक जीके आपका जैसे फिक्स रहता है, जैसे आपसे कह देता है कि स्टेट में नदियों का है, कोई आपका क्या नाम है टेम्पल्स हैं कहीं स्टेट्स के, तो स्टैटिक पार्ट है वो, कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं रहता है, ठीक है। जैसे चीफ मिनिस्टर्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए स्टेट के, तो ये वाला पार्ट जो आपका सेम रहता है, तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ये नहीं आता, ठीक है। हाँ, इनसे रिलेटेड आएगा, जो करंट में अगर कोई चीज चल रही है तो उससे रिलेटेड हिस्ट्री में पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर जैसे कोई यूनेस्को ने किसी साइट को मतलब मान्यता दे दी गई है, तो उस साइट को लेते हुए उसकी हिस्ट्री पूछ सकता है। तो प्रॉपरली आपको हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी ऐसा सच कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। स्टैटिक पार्ट पढ़ना है, वो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता है, वो एक कॉमन है। ओके ओके। तुषार सर के पॉइंट में आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगा यहाँ पर। जैसे सर ने बोला आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस और जो ये जीके वाला पॉइंट है, इसको अभी से ही अपनी पॉकेट में रखना है। किसी भी तरीके से आप इस माइंड फ्रेम में नहीं रहेंगे कि पहले हम प्री निकालेंगे उसके बाद हम ये तैयारी करेंगे। बिलीव मी, एट टाइम्स किस्मत जब अच्छी होती है तो प्री एग्जाम निकल जाता है, लेकिन जब खराब होती है तो 15 दिन में कभी भी साल भर का जीके प्रिपेयर नहीं हो पाता। सो लेट यू बी इन ऑप्टिमिस्ट फेज कि हमारा प्री एग्जाम तो निकलना ही निकलना है, बिकॉज जो आपको हम पढ़ाएंगे भी तो वो हम खाली प्री के लिए नहीं पढ़ाएंगे। अगर आपको तुषार सर मैथ्स पढ़ाएंगे या डीआई पढ़ाएंगे तो वो मेंस के क्वेश्चन भी आपको अभी से कराएंगे। अगर मैं आपको रीजनिंग में कुछ कराऊंगा, पजल्स कराऊंगा, तो मैं खाली प्री लेवल के पजल्स नहीं कराऊंगा, मैं आपको मेंस लेवल के पजल्स भी साथ साथ लेके चलाऊंगा। तो इसलिए ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि आप कुछ चीजें अपने आप से लेके चलें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जीके या करंट अफेयर्स की बात करते हैं, अब जैसे कोई पूछ रहा है कि कितना करंट अफेयर्स आता है, तो अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स आपको अपना प्रिपेयर रखना है। एंड इसका सबसे अच्छा तरीका है, आप सारा एक साथ पढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना कीजिए। आज से स्टार्ट करें तो आपने रोज का एक डायरी, नोटबुक बना रखा है, एटलीस्ट 10 वन लाइनर तो आप लिख सकते हैं। 2 न्यूज आपने इंटरनेशनल के लिए इंपॉर्टेंट, 2 आपने नेशनल इंपॉर्टेंट ले ली, 2 आपने 1-2 स्टेट वाइज इंपॉर्टेंट ले ली, 2-3 आपने ऐसी न्यूज इंपॉर्टेंट ले ली जो फाइनेंशियल पॉलिसीज की बात कर रहे हैं। कोई मनरेगा में कितना सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया है, या आपका बैंक रेट क्या चल रहा है, आपका SLR क्या चल रहा है, आपका CRR क्या चल रहा है, आपका ये सब चीजें भी आपको साथ साथ लेके चलनी पड़ेंगी। तो किसी भी तरीके से गाइस इस माइंड फ्रेम में आप बिल्कुल नहीं रहेंगे कि आप लोग अभी से ही दिमाग में बना लें कि हमें जो है तब जीके पढ़ना है जब आपका पेपर क्लियर हुआ, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप हमारी गाइडेंस में हमारे साथ साथ हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम आपको गारंटी देंगे कि आप पेपर भी निकालोगे और मेंस भी निकालोगे। लेकिन अगेन, मेंस के जो प्री और मेंस के बीच में जो एक विंडो है वो ज्यादा बड़ी विंडो नहीं है, जस्ट अ मैटर ऑफ 15 डेज। 15 डेज में आपको थोड़ा सा हाई लेवल भी प्रिपेयर करना है। 15 डेज में आपको मेंस के एटलीस्ट 4 से 5 एग्जाम भी देने हैं, मॉक एग्जाम देने हैं। अब मेंस के एग्जाम की बात करता हूं तो यहाँ पर ये 2 घंटे 40 मिनट का है। 2 घंटे 40 मिनट का आपको एग्जाम देना है।
15 दिन में। तो सोचो आप कब वो 2 घंटे 40 मिनट का एग्जाम आप दोगे, कब आप उसे उसको एनालिसिस करोगे। तो किसी भी तरीके से गाइज इस माइंड फ्रेम में आप बिल्कुल नहीं रहेंगे कि आप लोग तब आप पेपर की तैयारी करेंगे, फाइनेंशियल जीके और जनरल अवेयरनेस, जब आपका पेपर क्लियर होगा। अभी से ही आपको स्टार्ट करना है। देखो कई बार क्या होता है, जीके एक वास्ट सब्जेक्ट है, जरूरी नहीं है कि ये फैकल्टी पढ़ाए उसमें से ही आएगा। रीजनिंग, मैथ्स, ये चीजें ऐसी होती है जहां पर हम आपका फाउंडेशन प्रिपेयर कर सकते हैं कि यार इस क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है, इसमें थोड़ा ट्विस्ट भी आएगा तो भी आप टैकल कर सकते हैं। लेकिन जीके में फैकल्टीज ने कुछ पढ़ाया आपको और आप उसी भरोसे बैठे हैं तो शायद ये सही नहीं होगा। तो बेटर है कि आप फैकल्टीज तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, आपको अपनी तरफ से भी बिल्कुल तैयार रहना है कि आप लोग जीके को स्टार्ट करिए। ठीक है। रोहित ममगई कहते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस में करंट फाइनेंस पॉलिसी ज्यादा आएंगी। देखो अब पेपर का ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। ठीक है, आपको करंट अफेयर्स को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, आपको फाइनेंशियल पॉलिसीज को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, आप छोड़ किसी को नहीं सकते। ठीक है, फाइनेंशियल पॉलिसीज में आपके जॉइंट वेंचर्स हो गए, मर्जर हो गए, किसने किसको मर्ज किया, कौन सा बैंक मर्ज हुआ, कौन से बैंक मर्ज करके फाइनल बैंक बना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस। तो ये आपका फिक्स नहीं है कि आप इसको इंपॉर्टेंस दें, दोनों को इक्वली साथ लेके चलना है। आदित्य बोलता है नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है। बिल्कुल, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहेगी ही रहेगी आपके प्री एग्जाम में। इवन मेंस में भी आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। सो नेगेटिव मार्किंग दोनों एग्जाम में, प्री में भी और मेंस में भी रहती है। ठीक है, ओके तुषार सर। ओके अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मैं डाउट यहाँ पर एक स्टूडेंट ने भेजा है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि सर क्या क्लर्क वाला पीओ बन सकता है, इफ यस देन आफ्टर हाउ मेनी इयर्स। तो ये इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस पॉइंट को, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये बहुत कम बच्चों को वैसे इसका आइडिया रहता है, पता रहता है। एक क्लियर इसमें ऐसा रहता है, बिल्कुल आप बन सकते हैं, बट इसमें आपका ऐसा रहता है कि बीइंग अ क्लर्क आपको 6 साल की सर्विस देनी जरूरी होती है। ठीक है, उसके बाद आपका बैंक क्या करता है कि ओजीएम का पेपर लेता है, जो आपका इंटरनल बैंक का पेपर है। ठीक है, इंटरनली आपको एक पेपर देना होता है फॉर प्रमोशन। तो मिनिमम आपको क्या नाम है 6 साल तो बीइंग अ क्लर्क काम करना पड़ता है। तो यानी ये समझ के चलिए, अगर आप किसी स्टेट को पिक कर रहे हैं तो उसमें 6 साल तो आप रहोगे। ठीक है, जब 6 साल की आपकी सर्विस हो जाएगी उसके बाद आप ओजीएम का पेपर देंगे, और उस ओजीएम के पेपर क्वालिफाई करने के बाद आप पीओ बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर आपका पीओ बनने के बाद फिर आपके इंटरनल्स पेपर और होते हैं, जो आपने सुना भी होगा, CAIIB और JAIIB का इनका पेपर रहता है इंटरनली। तो आप और जल्दी फिर 2-2 साल में आप पेपर जो आएगा उसको प्रमोट होते होते आप जल्दी प्रमोशन भी ले सकते हैं। जो आपकी ACR बनती है, आपकी एनुअल बोर्ड बनती है, उसे ACR कहते हैं। ठीक है, तो वो उसके बिहाफ पर भी आपको प्रमोशंस मिलते हैं, और प्लस आपके जो पेपर्स होते हैं इंटरनल पेपर्स। अब सर इसमें क्या रहता है कि सर एप्टीट्यूड आएगा, ये आएगा, बिल्कुल नहीं, ये अलग ही रहते हैं, आपके सब्जेक्टिव पेपर्स रहते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड ही रहते हैं सब कुछ, उसमें अकाउंटिंग सब कुछ रहता है। तो ये तभी आप पता मतलब पढ़ेंगे, तो इसमें ये अलग ही है, इससे हटकर है। तो ये चीज तब आपको ज्यादा पता चलेगी। ओके, क्लियर है यहाँ पर ये पॉइंट, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, एनी क्वेश्चन? अभी तक कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बताइए। यहाँ तक है या कोई क्वेश्चन मन में आ रहा हो? नहीं, चलिए सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। एक सेकंड तुषार, देवेंद्र रुका बोलता है सर करंट अफेयर्स कब का आएगा, जैन टू जून 21। देखो यार अभी एग्जाम आपका जून में भले ही है, तो करंट अफेयर्स आपको वैसे लोग बोलते हैं 6 महीने लेके चलो, लेकिन आप 6 से 8 महीने और साल भर तक का हिसाब लेके चलो। 6 महीने तो मस्ट है, आप उसे 8 महीने भी कर सकते हो, साल भर भी कर सकते हो। 6 महीने का तो आपको मस्ट रखना ही रखना है, जो आपका एग्जाम आपका शेड्यूल है। क्योंकि रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश में तो ऐसा कोई फेर बदल नहीं हो सकता, लेकिन करंट अफेयर्स फेर बदल होने में टाइम लगता नहीं है। ठीक है, तो वो चेंज होने में बिल्कुल टाइम लगता है, वो चेंज कर भी सकते हैं। तो आपको एटलीस्ट 6 से साल भर तक का हिसाब बना कर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। निर्मली सेज मेरे 60 मार्क्स मॉक टेस्ट में स्टॉप हो गया है, 2 मंथ से देती हूँ मगर इंक्रीज नहीं हो रहा है। निर्मली देखो अब इसमें क्या होता है, अभी जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट में इनिशियली आपके मार्क्स आई एम श्योर पहले दिन तो 60 नहीं आए होंगे, पहले दिन तो 30, 35, 40 आए होंगे, या मतलब 60 भी आ सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, जब पहला मॉक हम देते हैं तो वो 30, 35, 40 में आकर रुकता है। अगर आप 60 तक भी पहुंच रहे हैं तो इट मींस एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। और ये पता है हर एक चीज का एक रूल होता है कि आप जब भी कोई चीज प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर स्टैग्नेशन आ जाएगा। स्टैग्नेशन आ गया मतलब वहां पर वो कंसिस्टेंट आपका कम से कम काफी टाइम तक रहेगा।
कंटिन्यूटी आपकी प्रैक्टिस रेगुलर रही तो बिना डिमोटिवेट हुए आप इसी को रेगुलर कंटिन्यू रखिए। आपका विद इन मंथ और 2 60 का ऑटोमेटिकली 65 भी होगा कभी कभार और 70 पहुंचेगा। तो एक पता है 35 से 60 होने का जो पीरियड है वो जल्दी हो सकता है, मतलब वो महीने में आप कर सकते हो प्रैक्टिस करके, लेकिन 60 से 70 करना वो 3 महीने लग सकते हैं। फिर अगेन 70 से 90 को अचीव करना वो अगेन 4 से 5 महीने भी लग सकते हैं जितना आप प्रैक्टिस करोगे। आप समझो वो क्योंकि 70 या 80 या 90 नंबर लाना कोई आसान बात तो है नहीं। आपको स्पीड भी चाहिए, आपको एक्यूरेसी भी चाहिए, ये दोनों चीज साथ साथ चाहिए। तो समझो किसी बंदे की स्पीड और एक्यूरेसी को बनाना मतलब एकदम से नहीं होगा। हाँ, आप 35 से, जैसे मैंने बोला 35 से 40 50 55 तक इजीली आपका ये 1-1.5 महीने में आराम से हो जाएगा, लेकिन 60 से 80 तक लाने के लिए आपको 3 से 4 महीने लग सकते हैं। तो होल्ड योर हॉर्सेस, आपको थोड़ा टाइम और प्रैक्टिस कीजिए, आई एम श्योर आप अच्छा करेंगे। अगर तब भी नहीं होता तो एक बार आप कभी भी तुषार सर के साथ या मेरे साथ आप बैठ सकते हैं, देखेंगे किस किस टॉपिक में कहाँ दिक्कत आ रही है। मे बी क्या पता इंग्लिश वीक हो, मे बी क्या पता आप पजल सही नहीं कर रहे हो, मे बी मैथ्स में कोई पर्टिकुलर पॉइंट सही ना कर रहे हो, वो भी देखा जा सकता है। लेकिन अगेन गिव इट सम टाइम, एटलीस्ट 2 से 3 महीने भी और दीजिए, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट स्लाइड सर। एक सेकेंड। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट टू स्टडी और व्हाट नॉट टू स्टडी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका व्हाट टू स्टडी, क्योंकि हम अगर बात करा जाए, मैं फिर से बात कर रहा हूँ, हम स्ट्रेटेजी की अगर हम से पढ़ते हैं जाते हैं तो हमें बहुत कम टाइम लगता है डियर पेपर क्रैक करने में। और वही चीज अगर स्ट्रेटेजी मिसिंग है ना, तो शायद हम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल भी पढ़ते रहेंगे तो भी बैंक का पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि हमें क्या सब कुछ पढ़ना है। अब जैसे मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ फॉर प्रीलिम्स, और मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ, एक क्वांट की सिंपल। तो अगर मैं सिर्फ सिंपल क्वांट की बात करूं तो क्वांट में इनिशियली अगर आप देखो, जिन्होंने पेपर्स दिए या मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप इनिशियली देते क्या हो, आपने एक पैटर्न बना रखा है पेपर। ठीक है, और वो पैटर्न आपने क्या बनाया कि मैं यहाँ पर एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, मैं सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करूंगा 5 क्वेश्चन, फिर मैं क्वाड्रेटिक के करूंगा एंड देन मैं डीआई करूंगा। तो मैंने यही एक पैटर्न बना रखा है। तो जब ये मैंने पैटर्न बनाया और मैं करता भी इनको हूं, और फिर मैं प्लस इसमें 25 मार्क्स के आसपास 25 क्वेश्चंस में कर लेता हूँ इसमें, फिर मैं चला जाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे 20 मिनट्स में क्वेश्चन करने होते हैं, तो 20 मिनट्स में मैंने वहां पर क्वेश्चन करने। तो अब यहाँ पर रोल, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस का क्या आया? कुछ भी नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं आया। तो प्रीलिम्स निकालने में यही रहता है कि अगर आप स्ट्रेटेजी चलिए कि मुझे कितना पढ़ना है, उसका मतलब ये नहीं कि मैंने अब टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि मेंस क्या काम करेगा, फिर उसी चीज को आपको डीआई के रूप में आपको वापस में मिल जाएगा। तो वहां पर आपके पास हो सकता है प्रोबेबिलिटी की डीआई आ जाए। तो जो चीज हमने छोड़ी है वो चीज को, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अभी जरूरत किस चीज की है, इनिशियली फेज में मैंने किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स मैंने पहले पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर मैंने बाद में पढ़ने हैं। ये मतलब नहीं होता कि मैंने बुक खोली, पहला पन्ना जो दिखाई दे रहा है वही पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल मैं जीके का बता रहा हूँ, जीके आप खोलते हो, बुक खोली, पहला आपको मिलता है एंशिएंट हिस्ट्री, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो एंशिएंट हिस्ट्री मैंने पहला पूरी अपनी 100% एफिशिएंसी मैंने एक एंशिएंट हिस्ट्री में दे दी। बट आप ये भी तो पेपर को एनालाइज करिए, क्या एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पेपर में। उस पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं, उस पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं, तो फिर मैंने जनरल हिस्ट्री में और मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में इतना टाइम दे दिया, तो ये तो कोई स्ट्रेटेजिकली मैंने सही काम करा नहीं, मैंने अपना सारा टाइम तो वेस्ट एंशिएंट में कर दिया। यही चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज अब आपको अब आगे बताऊंगा मैं, कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं, कौन कौन से आपने टॉपिक्स हैं, कितने टाइम आपको देना है कवर करने में सिलेबस, और कितनी प्रैक्टिस आपने करनी है, ये चीज पर है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक पॉइंट और बोलूंगा, सर ने भी आपको एक्सप्लेन करा कि मार्क्स आपके 60 से ऊपर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। डियर बिल्कुल आपने सही है यहाँ पर कि एक होता है आपको 60 से 80 आने में ही मेन है जो काम है आपका, 20 से 60 आना नॉट अ बिग डील, बट जब 60 से 80 आने के लिए आप वहां पर जो आपके मेथड्स होते हैं ना, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर मेथड्स की वजह से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। अगर उन्हें टाइम थोड़ा और दे दिया जाए तो शायद वो 60 के 80 पर भी पहुंच जाए, पर टाइम लिमिट में नहीं कर पाते। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा थोड़ा सा आपको क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना, उसमें अप्रोचेस देखिए, आप कैसी अप्रोच का यूज कर रहे हो सकता है कि उसको आप कम टाइम में कर सकते हो, बट आप उसको अपने जो मेथड आपने ट्रेडिशनल सीखा आप उसी मेथड से कर रहे हो, तो उस वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट का वहां पर भी टाइम क्या हो जाता है कि कम टाइम, मतलब ज्यादा टाइम ले लेता है और क्वेश्चन कम ही रहते हैं। थोड़ा सा आपको वो चीज अपने मेथड्स को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा डियर,
वहां पर, तो वहां से आपके क्वेश्चन, आप जैसे हो सकता है कि जैसे सर ने कहा कि इंग्लिश में कोई पोर्शन वीक है, तो आपको उस वीक पोर्शन को भी सही करना है, और प्लस जो आप कर रहे हो आप उसमें ये भी चेक करिए कि उसमें मैं कहीं ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहे। तो जब आपका जैसे कोई भी आप मॉक टेस्ट कर रहे हो, दे रहे हो, तो उसमें ना आपके क्वेश्चन में टाइम टेकिंग क्वेश्चन आता है कि आपने कितना टाइम लिया। तो आप पर्टिकुलर उस टाइम को फॉलो करो कि मैं इस चैप्टर से, फॉर एग्जाम्पल एक परसेंटेज चैप्टर है, परसेंटेज चैप्टर के अगर मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं उसमें बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो, बट वही टाइम एंड डिस्टेंस आ रहा है तो उसमें आप कम टाइम ले रहे हो, सेकंड्स में कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करने की जरूरत है उस पर्टिकुलर परसेंटेज चैप्टर के को करने के लिए। ओके, होप सो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना आपको चाह रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके ओके, नेक्स्ट स्लाइड से पहले गाइस अगेन, तो अभी आपको तुषार सर ने सॉरी, ये सामने क्वेश्चंस लिखे हैं, ये जनरल क्वेश्चन में आपके सामने दिए हैं कि आपके दिमाग में आ रहा हो यार पेपर निकालना है तो क्या हमें पढ़ना चाहिए और क्या हमें नहीं पढ़ना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब कौन कौन से टॉपिक है जो हम आपके लिए कवर करेंगे, ठीक है, दो वैसे तो हम सारा ही पढ़ाएंगे, लेकिन हमारा भी एज अ गाइस अगेन आप समझिए, आपका पेपर निकालना वो तभी आपका एक सक्सेस हो सकता है पॉसिबल, तो वहां पर हम आपको सही गाइडेंस देंगे। हम आपको बोलेंगे यार ये टॉपिक पढ़ो, जो टॉपिक आता ही नहीं है, डज नॉट मेक सेंस। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कौन से टॉपिक है जो हम आपके साथ कवर करेंगे, कितना टाइम लगेगा आपके दिमाग में होगा यार मैंने तो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, मैं आज से स्टार्ट करता हूँ तो कब तक मेरा कोर्स पूरा हो जाएगा, कब मैं पेपर निकाल पाऊंगा। तो अगेन जैसा ही हम लोग दोनों आपका एम्फसाइज कर रहे हैं कि स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे टॉपिक्स जिनमें पिछले 5 साल में क्वेश्चन नहीं देखा गया है उनको तो प्रायोरिटी भी देनी नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनको देखना नहीं है और आना नहीं चाहिए, आना चाहिए, लेकिन हमें पहले उन टॉपिक्स पे फोकस करना है जो पिछले 5 साल में रेगुलरिटी पे आ रहे हैं, वो पहली स्ट्रैटेजी आपकी। ठीक है, तो ये चीज आपकी कि कितना टाइम लगेगा सिलेबस कवर करने में, अगर आप पूरा सिलेबस लेके बैठेंगे तो वो तो 3-4 महीने में भी नहीं होता, लेकिन आप देखने के एग्जाम को निकालने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में क्या आ रहा है, रीजनिंग में क्या आ रहा है, इंग्लिश में क्या आ रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको भी थोड़ा सा ये भी ब्रीफ करेंगे कि कितना प्रैक्टिस भी आपको करना पड़ेगा एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्ट्रेट अवे गो टू नेक्स्ट स्लाइड एंड स्टार्ट विद द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तुषार सर, ओके, जस्ट वेट। तुषार सर एक सेकंड, तब तक हिमांशी बोलो आपका क्वेश्चन, आप बोलिए। हिमांशी, यू रेज्ड योर हैंड, गो अहेड प्लीज। Himanshi, or shall we move? Parth, I'll come to this point. हिमांशी से समझ आ गया, बहुत ही बढ़िया। ओके, बढ़िया। तो चलिए अब क्वांट का थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वांट में अगर आप देखो, मैंने आपसे कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर प्रीलिम्स, और आपको मेंस के भी आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रीलिम्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे आपको पहले फोकस करना है, वो है आपका डीआई। ठीक है, और उससे एक डीआई के साथ आपको थोड़ा सा यहाँ पर एप्टीट्यूड के अंदर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो आपको थोड़ा सा देखने पड़ेंगे, उसमें लिखा मेंशन नहीं है बट मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। एक इसमें आपका है रेशोज और परसेंटेज, मतलब प्रीलिम्स के लिए एक आपका रेशो का बेसिक होना, एक परसेंटेज का, और एक एवरेज। ये 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको पहले पता होने चाहिए फॉर प्रीलिम्स लेवल। ओके, आफ्टर दैट आपकी जो डीआई रहती है वो 2 पार्ट की डीआई है। एक आपकी डीआई होती है कैलकुलेटिव डीआई, ठीक है, उसके अंदर प्लस माइनस एवरेज रेशोज और इनके अमेलगमेशन से बने हुए रहते हैं क्वेश्चंस। और सेकेंडली अगर आप बात करो तो वो प्रॉपर डीआई चैप्टर बेस्ड डीआई रहती है जो कि आपकी मेंस में पूछी जाती है। तो जो आपकी चैप्टर बेस्ड डीआई है, जैसे अगर मैं कहूँ तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक डीआई है, टाइम एंड वर्क के ऊपर डीआई आ गई, या आपके पास स्पीड डिस्टेंस के ऊपर आ गई, तो ये चैप्टर बेस्ड है। तो ये प्रीलिम्स में चैप्टर बेस्ड डीआई आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, आपको प्रीलिम्स में प्रॉपरली बस कैलकुलेटिव डीआई दिखेगी। तो इजी रहता है इसमें आपका लेवल, आपके 10 to 15 क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 15 क्वेश्चंस तो आपके डीआई के ही हो गए। उसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और सीरीज की बात है जो मैं आपसे बात डिस्कस कर रहा था। तो अगर आप ये चीज स्क्रीन पर अगर आप देख पा रहे हो तो मैक्सिमम स्टूडेंट सिर्फ इन्हीं 2 चीजों को अटेम्प्ट कर पाते हैं उतने टाइम में, प्लस एक है क्वाड्रेटिक कंपैरिजन। ये 3 चीजें हैं जो अटेम्प्ट कर पाते हैं 20 मिनट्स टाइम स्पेन में, क्योंकि उसके बाद उनके पास टाइम ही नहीं होता। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ जो इस बार थोड़ा सा चेंज आया है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर पेपर जो लास्टली पेपर आपका एसबीआई का हुआ है पीओ का, उन्होंने थोड़ा सा एक पैटर्न में चेंज करा है स्टूडेंट का ना। उन्होंने एक चीज समझ लिया कि स्टूडेंट क्या कर क्या रहा है, वो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कर रहा है, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन कर रहा है और डीआई के कर रहा है। वो वहां पर आपका अर्थमेटिक को उठा ही नहीं रहा, क्योंकि उसका एक पैटर्न बना हुआ है। हमने मॉक टेस्ट दे देकर हमारे दिमाग में सेट है कि हम इसके बाद यही करेंगे।
तो उन्होंने क्या काम करा कि आपका इस बार डीआई के क्वेश्चन को थोड़ा चैलेंजिंग बना दिया, प्रीलिम्स के क्वेश्चन। अब स्टूडेंट के माइंड सेट में तो वही है कि मुझे सिंप्लीफिकेशन करना है, आफ्टर दैट अप्रोक्सीमेशन करूंगा, फिर मैं क्वाड्रेटिक करूंगा और फिर मैं डीआई करूंगा, पैटर्न तो वही है। अब वो जैसे डीआई में पहुंचा, डीआई थोड़ी सी उन्होंने क्या कर दी, कैलकुलेटिव या टफ बना दी थोड़ी सी। तो वहां पर स्टूडेंट अब क्या सोच रहा है कि मेरे से हो नहीं रहा। तो वहां पर इस बार जो बच्चों ने पेपर दिया है, उनका फीडबैक से जो मुझे मिला है, तो वहां पर उनका डीआई में थोड़ा सा दिक्कत हुई, इनके क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट हुए इस बार एसबीआई क्यू में। बट यहीं पर अगर आप पेपर देखोगे, उसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चन तो वो बहुत इजी थे। तो वो डीआई के जो क्वेश्चन थे, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा तीनों डीआई टफ थी, एक डीआई आपकी इजी आ रखी थी। उस इजी डीआई करने के बाद जो आपके बाकी के जो क्वेश्चन थे डीआई के, थोड़े कैलकुलेटिव थे। उसके बाद आपके जो उन क्वेश्चन को अगर हम रोके और अगर हम अर्थमेटिक के क्वेश्चन देखते, तो वो ज्यादा उनके लिए बहुत ईजी थे। तो यहाँ पर मैंने, आपको याद होगा जब मैं आपको एसबीआई का मैंने पेपर कराया था, जब एसबीआई का पेपर सॉल्व करा रहा था, आप लोग काफी लोग थे जिन्होंने पेपर देखा था, मैं उसको सॉल्व कर रहा था, तब आपने देखा था कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन ज्यादा इजी थे एज कम्पेयर टू दी डीआई। तो इस चीज को भी आपको थोड़ा अपने मॉक टेस्ट में लाना पड़ेगा कि कभी कभार डीआई अगर आपको दिख रही है कि टफ है, तो आप उसको अर्थमेटिक में भी थोड़ा स्विच करना सीखिए। एक पैटर्न के फॉलो मत करिए कि मैं इसके बाद यही करता हूँ, तो वरना ये पेपर के लिए आपको बहुत दिक्कत होगा। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट और है जो अधिकतर बच्चे इग्नोर कर देते हैं, वो है आपका डेटा कंपैरिजन और डीएस। भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू प्री और मेंस। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है डेटा कंपैरिजन। इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। और डियर, ये एक ऐसी चीज है जो एक दिन में नहीं, डेटा कंपैरिजन है या डेटा सफिशिएंसी है, इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। तो ये चीज मैं आपसे बोलूंगा, क्लास फर्स्ट से आप ये चीज समझ के चलिए कि इसको पढ़ना है। अब ये सर डेटा कंपैरिजन में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसके लिए आपने प्रॉपर अर्थमेटिक पढ़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड वो कंपेयर कराता है बस डेटा की, ये चीज बन सकती है नहीं बन सकती, ठीक है। तो ये चीज की भी आपके क्वेश्चंस आगे कराने, जो अब आपके लिए स्पेशल सेशंस बनेंगे, तो उसमें ये आपका डेटा कंपैरिजन, ये सब चीजें अब आएंगी डेटा कंपैरिजन के साथ। ओके, तो सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो गाइस इंग्लिश लैंग्वेज का मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा। इंग्लिश लैंग्वेज मैंने 6 से 8 साल तक मैंने इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ा है, ठीक है। तो आई विल गिव यू अ ब्रीफ अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। अब गाइस इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा समझना, इंग्लिश लैंग्वेज में टीचर का रोल थोड़ा सा लिमिटेड है, बिकॉज अब जो आपका एग्जाम पूरा बेस्ड हो चुका है, वो पूरा रीडिंग के ऊपर हो चुका है। ग्रामेटिकल पोर्शन जो है बहुत लिमिटेड ही आपका आता है, ठीक है। तो अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट पोर्शन। स्टार्ट करता हूं सेकंड में क्लोज टेस्ट, अगेन क्लोज टेस्ट की बात करते हैं तो वो भी रीडिंग का ही पोर्शन होता है। थर्ड, तीसरा मैं स्टार्ट करता हूं आपका क्लोज टेस्ट, ठीक है। ये तीन जो मैंने आपको बताए हैं, ये तीन पूरा पेपर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5-7 क्वेश्चन होते हैं, क्लोज टेस्ट के आपके पास 5-7 क्वेश्चन होते हैं, पैराजंबल का आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो 60% पेपर इसी में से। मेक श्योर यू पुल अप योर सॉक्स फॉर द रीडिंग पोर्शन। जितना ज्यादा आप रीड करेंगे उतना ही अच्छे से आप इंग्लिश का एग्जाम जो है निकाल सकते हैं। और गाइस मैं आपको एक चीज अभी बता देता हूँ, इंग्लिश में वन टाइम मेहनत होती है, कुछ ऐसा नहीं कि स्पेशली आपको कोई फॉर्मूला पढ़ना है। आप मेक श्योर यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। व्हेन आई से रीडिंग न्यूज़पेपर, यू नॉट नीड टू रीड द लोकल न्यूज। ऐसा नहीं कि आप लोकल न्यूज पढ़ रहे हैं कि यहाँ किसी ने चक्कू से किसी के पेट में मार दिया, ऐसा खत्म मर्डर कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसी न्यूज नहीं पढ़नी। न्यूज पढ़ने काम की, यू हैव टू गो थ्रू द एडिटोरियल पार्ट। द एडिटोरियल, अगेन व्हेन आई से एडिटोरियल, एडिटोरियल में आपको उन लोगों के व्यूज रहते हैं जो बहुत ही जाने माने रहते हैं, जिनके थॉट्स बहुत अच्छे होते हैं। यू हैव फिलोसॉफिकल, यू हैव फिलोसोफर्स, यू हैव इकोनॉमिस्ट, ऐसे लेवल के बंदे जो हैं वो कॉलम लिखते हैं। तो अपनी हैबिट को आपको बनाना है कि आप रेगुलरली रीडिंग पे आए। अब अगेन गाइस आप समझना, मैं भले ये बोल रहा हूं और ये शायद आप लोग नहीं करते हो, लेकिन अगर आपने इंग्लिश में 70% स्कोर कर लिया, व्हेन आई से 70%, दैट मींस 30 में से 70%, 21-22 मार्क्स स्कोर कर लिए, तो समझो आधी लड़ाई आप जीत जाओगे। कुछ नहीं आपको ऐसा स्पेशल करना है वहां पर कि फॉर्मूला अप्लाई करके कुछ आंसर निकालना है। यू जस्ट नीड टू रीड दी sentences, you just need to read the paragraph, you just need to read the question, and just you need to find out the answer. So make sure you get into the habit of reading first. Secondly, start in the habit of learning 2, 3, 4, 5 of words every day. Vocabulary को भी पिक्चर में लाओ
क्या वो पता होना चाहिए कि when I say practical, it should not be practical, it should be pragmatic. When you say something difficult word, it should have 2-3 synonyms, 2-3 antonyms. तो आप ज्यादा नहीं, देखो एक साथ आप सारे नहीं कर सकते कि आप एक दिन में 20 या 50 वर्ड या डिक्शनरी से उठा के आप याद करना स्टार्ट कर दो। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है गाइस, आपने आज एक आर्टिकल पढ़ा, मतलब मैं आपको अपनी बताऊंगा गाइस, मैंने कैसे अपनी इंग्लिश को इंप्रूव किया। ऐसा कोई I am not from any ICSE background school or CBSE. I did my schooling from a UP board school. But believe me, when I was preparing for my competitive exams, I actually worked hard on my English portion. I used to read, articles, different articles. उन articles में I used to underline the words. अलग से word याद करना बहुत difficult है। उस article में उस word को underline करा और उस word का meaning dictionary में देख के उसका एक notebook में उसका एक note भी बना लिया। तो आपकी vocabulary भी simultaneously improve हो रही है। अब उस वर्ड को खाली मीनिंग नहीं, उसका मीनिंग पढ़ने के बाद आर्टिकल में देखा यार एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि एक वर्ड के एक ही मीनिंग हो। एट टाइम्स वो वर्ड एज अ वर्ब यूज हो सकता है, वो वर्ड एज अ नाउन यूज हो सकता है। तो अब वर्ड के भी अलग अलग बिहेवियर होते हैं। तो नाउन होगा तो अलग उसका बिहेवियर होगा, आपका वो वर्ब होगा तो वो उसका अलग बिहेवियर अलग होगा। तो वहां पर आपको बहुत जरूरी है। आप अगर आप वोकैबुलरी याद करते हैं तो आपके क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंटोनिम्स, सिनोनिम्स भी बहुत मैटर करते हैं। अब दो चीजें होती है गाइस, व्हेन आई से एंटोनिम सिनोनिम, डायरेक्ट एंटोनिम डायरेक्ट सिनोनिम एग्जाम में नहीं आता, वो एसएससी में आता है। एसबीआई में क्या आता है, आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया है, उसमें कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है, वो वर्ड्स हाईलाइट हो रखे हैं, तो आपको उन वर्ड्स के एंटोनिम्स या सिनोनिम बताने होते हैं। पैराग्राफ में जो उसका मीनिंग होगा वही आपको उसी के अकॉर्डिंगली आपको उसका एंटोनिम या सिनोनिम बताना होता है। ठीक है, जैसा तुषार सर ने बोला, फर्क सिर्फ क्या होगा, इट्स द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। प्री एग्जाम में थोड़ा सा आसान आ जाएगा, मेंस एग्जाम में पूरा का पूरा सिलेबस यही है, सिर्फ लेवल ऑफ डिफिकल्टी अच्छा होगा। प्री एग्जाम में वो एक आपको आर्टिकल दे देंगे बैंकिंग के ऊपर थोड़ा सा बेस, जो कि आपको शायद समझ, लेकिन मेंस एग्जाम में जो आर्टिकल देंगे वो थोड़ा सा बैंकिंग का ही होगा, लेकिन उसमें टर्मिनोलॉजीज अच्छी होंगी, वोकैबुलरी अच्छी होगी। तो वहां पर वो अगेन और सिर्फ रीडिंग मैटर करेगा और कुछ मैटर नहीं करेगा। तो ये आपको इंग्लिश का ध्यान रखना है। तो रीडिंग इज दी बेसलाइन। इसके अलावा बाकी तो ग्रामर के रूल्स कंसेप्ट वो आपको सर पढ़ाएंगे, वो भी आपको प्रैक्टिस करने हैं रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि वहां पर आपका एरर करेक्शन का आता है। तो एरर करेक्शन भी 5-7 क्वेश्चन लेके आता है, तो उसका ध्यान रखना है। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट नाउ रीजनिंग अगेन। तो गाइज रीजनिंग भी अगेन आप एक चीज समझना गाइज, रीजनिंग आपका सब्जेक्ट ऐसा है आपका कि अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ टॉपिक्स में आप बहुत अच्छी मास्टरी कर सकते हैं, जिसके क्वेश्चन आने ही आने। टॉकिंग अबाउट मैथमेटिकल ऑपरेशन और इनइक्वालिटीज, ये 3-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन लेकर आता ही आता है। तो आप इसमें इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि 2 मिनट में आप ये 3 से 4 या 5 क्वेश्चन निपटा सकते हैं। शायद जिसने मेरे से पढ़ा होगा तो मैंने क्लास में बताया भी होगा, यू नॉट नीड टू राइट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। इनको आप लिखेंगे नहीं, आपको स्क्रीन में ही देखना है और स्क्रीन में देख के सीधा इस हिसाब से देखना है कि आप आंसर लिख रहे हैं डायरेक्टली। तो आपका एक हाथ आपके माउस में होगा जहां पर से आप आंसर मार्क करेंगे, और एक आपकी आंखें क्वेश्चन पे होंगी, यार ये इससे बड़ा है वो उससे छोटा है, रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा। 2 मिनट में आपका क्वेश्चन होना चाहिए। टॉकिंग अबाउट फाइलॉजिज्म, टॉकिंग अबाउट कोडिंग डिकोडिंग, टॉकिंग अबाउट ब्लड रिलेशन, ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जिनके आपके 15 क्वेश्चन आने ही आने हैं। एंड अगेन गाइस, हम फोकस कर रहे हैं दोनों के दोनों फैकल्टीज आपका की स्ट्रैटेजी। आप चाहे मैथ्स कर रहे हो चाहे आप रीजनिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आपके सामने रीजनिंग खुला और आपका पहला क्वेश्चन पजल आ गया है तो आपने सीधा उसी पे अटैक कर दिया। जरूरी नहीं है वो पजल आपसे हो जाए, क्या पता पजल की लैंग्वेज थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा रखा हो। आपको एक चीज समझना है कि स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिखा तो आपका पहला टारगेट है कि आपको एटलीस्ट 10-12 क्वेश्चन करके अपना मोरल हाई करना है। मोरल हाई तभी होता है जब आपके बकेट में कुछ क्वेश्चंस हो रखे हैं, आपकी उम्मीद कायम रहेगी, यार मैं पेपर निकाल सकता हूं। आपने पहले टाइम पे पजल उठा लिया, वो पजल आपसे नहीं हुआ, आपके 7-8 मिनट चले गए। अब 8 मिनट जाने के बाद आपकी वो उम्मीद खत्म हो जाएगी, यार मैं पेपर निकाल सकता हूं, यार 8 मिनट चले गए, अभी तक मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ है। एटलीस्ट अगर 8 मिनट बाद आप ये देखोगे मेरे 15 क्वेश्चन हो रखे हैं जिसमें मैंने छोटे क्वेश्चन सारे निपटा दिए, आई एम लेफ्ट विद पजल्स ओनली, सो आई कैन एटलीस्ट सेलेक्ट 2 पजल कि मैं अपने स्कोर को 21-24 तक लेकर जाऊं, ये मेरी कोशिश रहेगी। लेकिन इनिशियली अगर आपने ऐसी कोई गलती कर दी कि आपके, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, कभी भी पहला क्वेश्चन आपको आसान नहीं देंगे। मैथ्स भी होगा तो कुछ डिफिकल्ट सा आपके सामने रख देंगे, ठीक है। अगर आपका इंग्लिश भी है तो कुछ आरसी आपको दे देंगे,
आपका रीजनिंग है तो कुछ पजल टाइप का आपको दे देंगे। तो आपको वहां पर सबसे पहले चाहे 30 सेकेंड्स लगे, फटाफट से आपने स्कैन कर लिया कि यार ये मेरे सामने आ रखा है, तो पहले फटाफट कोडिंग डिकोडिंग या पहले इनइक्वालिटीज या पहले सिलोजिज्म इनको करके मैं निपटा देता हूँ। नाउ आई एम लेफ्ट विद 10 और 12 मिनट्स। तो इसमें मैं पहले फ्लोर वाली पजल करूंगा कि इसमें मैंने मास्टरी कर रखी है, फिर मैं लाइन वाली पजल कर सकता हूँ। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, तो ध्यान देनी। ठीक है, हम जो आपको पढ़ाएंगे इनिशियली प्री लेवल और मेंस लेवल साथ लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि मेंस लेवल अलग से पढ़ाया जाएगा। आप भी आज के मेरी क्लास आप कर रहे हो तो मैं आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ। ये क्वेश्चन आपका प्री में आएगा और ये क्वेश्चन मेंस में आएंगे। तो आपकी फाउंडेशन बनाई जाएगी, उसके बाद मेंस भी साथ साथ कराए जाएंगे। आपको गाइस सिर्फ ध्यान रखना है, दो चीजें बिठा लीजिए दिमाग में। प्री के लिए आपको चाहिए स्पीड और मेंस के लिए चाहिए आपको डिफिकल्टी लेवल। अगर आपका स्पीड पहले में अच्छा हो गया है और आपने साथ में डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन भी कर रखे हैं तो मेंस में आपको टाइम का इशू नहीं है। अगर आप वापस जाएंगे, वापस लेके चलता हूँ 1 मिनट के लिए आपको, तो आप एक चीज ध्यान से देखिए। आपको क्वांट के लिए 50 क्वेश्चन है और 50 मिनट गिवन है। रीजनिंग के लिए आपको 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन है और 45 माय मिस्टेक 45 मिनट्स गिवन है। 45 मिनट्स बहुत होते हैं गाइस। आप समझिए, फर्क समझिए। आपके प्री एग्जाम में 35 क्वेश्चन है और 20 मिनट्स, और मेंस एग्जाम में आपके पास 15 और क्वेश्चन ज्यादा हैं, लेकिन टाइम 20 मिनट का डबल से भी ऊपर है, 2 गुना टाइम दे रखा है 45 मिनट। और आपको समझना है कि आपको 45 मिनट अगर आप दे रखे हैं तो ये 50 में से 50 करने ही नहीं है। आपने नोटिस अभी है तुषार सर आपको बताएंगे। आप समझिए, आपका प्री का कट ऑफ रहता है 100 में से सपोज करो 70, तो 100 में से 70 मतलब है आपको 80 से 85% पेपर करना होगा प्री निकालने के लिए। आपका मेंस का कट ऑफ रहता है 240 में से 90। ठीक है, अगर आपने 100 भी मान लेते हैं तो 50% भी नहीं है। आपको मेंस एग्जाम में सिर्फ 50% का पेपर निकालना है नौकरी लेने। गाइस प्लीज मेक श्योर प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, सो आपको ये जरूरी है कि आप स्ट्रैटेजी फॉलो करें। प्री के लिए स्पीड और मेंस के लिए डिफिकल्टी लेवल। और मेंस में भी गाइस सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि अगर आप मेंस में पहुंच जाते हैं तो आपने कोई सा भी क्वेश्चन कर लिया। लिमिटेड क्वेश्चन। अभी सर आपको बताइए कट ऑफ का, और आप देखना कट ऑफ में कितना फर्क है कि 240 में से आपकी कट ऑफ जा रखी है 85 और 90 के आसपास, यानी सिर्फ 90 मार्क्स लाने आपको 240 में से एग्जाम क्लियर करने के। और जैसा तुषार सर ने बोला कि अगर आप फाइनेंशियल जीके और जीके अपना अच्छा कर लेते हैं तो अगर आपके 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, अगर यहाँ पर आप 35 नंबर भी लेके आते हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपकी नौकरी पक्की है। 40 भी नहीं बोल रहे, 35 नंबर अगर आप लेके आते हैं तो आपकी नौकरी पक्की है। तो आपको इस तरीके से जो है आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सर प्री का कट ऑफ क्या है? प्री का कट ऑफ अभी बताते हैं आपको, डोंट वरी, ये बता रहे हैं कट ऑफ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। ये लो इसका कट ऑफ ही आ रही है। ये सिलेबस है मेंस एग्जाम का सिलेबस। तो मेंस एग्जाम का एक बार आप सिलेबस देख लीजिए सिलेबस को। ये आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, सर ने ही बता दिया, मैंने भी आपको बता दिया है। तो आप एक बार गो थ्रू कर दीजिए, फिर हम थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आ जाते हैं कि जो हमारी कट ऑफ है। एंड आफ्टर दैट आपका अगर क्या नाम है जो डाउट्स है मैं थोड़ा ले लेता हूँ। काफी बच्चों के डाउट्स इसमें आ रखे हैं, ठीक है। अब उनको एक बार डाउट में ले लेंगे। तो एक बार आप देख लीजिए मेंस एग्जाम सिलेबस में क्या क्या है। जो आपको बताया गया सेम सिलेबस सेम है, बट वही चीज है, बस लेवल की ही बात है। बाकी आई थिंक सब कुछ सेम ही है। ठीक है सर, प्लीज ऑन नेक्स्ट स्लाइड। चलिए ये है आपकी कट ऑफ। ठीक है, आप जूम कर सकते हो स्क्रीन पर। ठीक है, आपको एसबीआई की प्री की कट ऑफ दिखाई दे रही है और ये आपकी ओवरऑल कट ऑफ है आउट ऑफ 100। ओके, तो आउट ऑफ 100 आपको दिखाई दे रही है, हर जगह की कट ऑफ आपको दिखाई दे रही है। जैसे आप कर्नाटका की बात करें तो मेरे ख्याल से 58.75 है। ठीक है, और जो 60 मार्क्स ला रहे हैं, देखो अगर वो कर्नाटका से भरा होता और लोकल लैंग्वेज पता होती तो आई थिंक उनका तो क्वालिफाई हो गया। और यही चीज आप उत्तराखंड में आ जाओ, वही चीज जस्ट आपका 10 मार्क्स ऊपर चले गई तो नियर अबाउट 70 पे चले गए। तो यही चीज आपका, ये चीज मान के रखिए कि स्टेट अगर आपने सही से भरा है ना तो उससे बहुत फर्क पड़ता है कट ऑफ का। महाराष्ट्र में आप देखो 59 है और उत्तराखंड में 69 है, तो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, कई बच्चे उत्तराखंड और यूपी में से करते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कभी उत्तराखंड आगे होता है डियर, तो कभी यूपी आगे होता है। तो इनमें कोई वो नहीं है। जैसे इस बार तो उत्तराखंड आगे, तो पिछले लास्ट ईयर आपका यूपी आगे था, वरना उससे पहले आप देखोगे तो उत्तराखंड हमेशा आगे रहा है।
ठीक है, कट ऑफ में। तो उत्तराखंड की कट ऑफ हमेशा ही अच्छी जाती है। ठीक, आप यहाँ पर देखो हरियाणा की कट ऑफ, पंजाब की 77 जा रखी है, तो पंजाब की शायद हाईएस्ट थी उस टाइम पर। ठीक है, तो ये चीज आपके कट ऑफ में जा रखा है, तो आपको एक बार कट ऑफ गो थ्रू कर दीजिए। और यही कट ऑफ आपके टारगेट्स हैं, और मैं आपसे बोलूंगा जो लास्ट ईयर का टारगेट रहता है हमेशा उससे ज्यादा के लिए अप्रोच करें। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपको इस साल क्लर्क का पेपर देना है और आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आप ये मानिए कि आउट ऑफ 100 आपको 75 लाने ही लाने हैं। तो हम 75 प्लस का टारगेट लेके चलते हैं हमेशा। +5 -5 का रहता है, ऊपर नीचे हो सकता है अकॉर्डिंग टू द पेपर, कि पेपर आपका कैसा आ रहा है। अगर टफ है तो कोई बात नहीं, उसमें घबराए नहीं, क्या रहे मेरा टफ आ गया, मैंने 75 नहीं हुए। तो आप ही के लिए टफ नहीं हो, सबके लिए टफ है। ठीक है, अगर आपने मेहनत कर रखी है तो उसमें टफ कुछ नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ दिमाग का वहम है, टफ है। टफ कुछ नहीं है, बस वो आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, क्वेश्चन उस लेवल का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर अब थोड़ा मेंस का देख लेते हैं कट ऑफ। ठीक, सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहाँ पर आपके पास जो ये दिख रही है, ये मेंस की कट ऑफ है आउट ऑफ 200। तो ये आपके 200 में से आपको दे रखा है। ठीक है, जहां पर आपको आउट ऑफ 200 91 मार्क्स लाने थे उत्तराखंड में, अगर आपने उत्तराखंड से भरा है तो स्टेट वाइज आप देखो, प्री की कट ऑफ भी अलग है और स्टेट वाइज आपकी मेंस की कट ऑफ भी अलग है। ये चीज आप ध्यान रखिए। तो आउट ऑफ 291 मार्क्स यार, मतलब आप ये मान के चलो कि आपका जो स्कोर कार्ड है वो <50% है। ठीक है, तो <50% आप ये मान के चलो बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है जितना आपको दिमाग में हवा टाइप का बन जाता है, डर लगती है यार पेपर निकालना बहुत टफ है। नहीं, अगर आप सिलेक्टिवली पढ़ो ना तो भी काम बन जाएगा। जैसे सर ने आपसे बोला कि अगर आपने करंट अफेयर में या जीके में आप 35 आउट ऑफ 50 लिया है, अब आप मुझे यहाँ पर सीधा सिंपल बताइए कितने आपको मार्क्स लेने और अभी कितने सब्जेक्ट का पेपर और देना है। तो दैट मीन्स वहां पर आपके पास अभी रीजनिंग है, अभी आपके पास क्वांट है, अभी आपके पास इंग्लिश है। तो ये सब मिलाकर आपके 91 मार्क्स आप इजिली काम से आ जाते हैं। आप ये मान के चलो कि अगर मिनिमम आप 20-20 भी करते हुए जा रहे हो ईच सब्जेक्ट में, जो कि हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, 50 में से हमारे 20 भी नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप अगर करो तो 91 का आंकड़ा आप ऐसे ही पार कर जाओगे, और आप इवन मैरिट में भी आप आराम से आ जाएंगे। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। कि आपको एक और मैं चीज बता दूं, कई बच्चों के लिए ना प्रीलिम्स निकालना टफ होता है, मेंस निकालना नहीं। ठीक है, अगर आपने कईयों ने मेंस अगर दिया होगा तो वो खुद बता देते हैं कि प्रीलिम्स निकालना थोड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, क्योंकि वहां पर ना स्पीड बहुत मैटर कर जाती है। तो किसी कोई कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा होता है, उसके पास टाइम, मतलब मेंस आपको भरपूर टाइम देता है कॉन्सेप्ट आपके लगाने का, पर प्रीलिम्स थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है कि स्पीड चाहिए, स्पीड चाहिए। तो वहां पर एक फैक्टर है कि आपको अपनी स्पीड तो सही करनी ही करनी है, प्लस अपनी नॉलेज भी आपको एनहेंस करनी पड़ेगी। मेन सारा काम आपके नॉलेज का है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ हम यहाँ पर क्लियर कर रखी है। ठीक है, नहीं कैटेगरी वाइज अलग अलग है डियर, हमने अभी आपको दिखाया था, आप कैटेगरीज वाइज कट ऑफ पूछ रहे थे। आप देखो सब कैटेगरी अलग अलग कट ऑफ आपको दिखा रखी है, प्री की भी अलग है और मेंस की भी अलग है। अगर आप बोलेंगे तो इसके बाद आप ये स्लाइड्स आपको क्या नाम है प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, ग्रुप में आपको भेज दिया जाएगा, सो दैट आप प्रॉपर्ली उसको देख सको, गो थ्रू कर सको स्लाइड्स में जो भी आपने चीजें देखी हैं, उसको आपको लिखने की जरूरत है सच नहीं है। ठीक है, तो सर अब थोड़ा सा इनके डाउट्स ले लेते हैं। आई थिंक यहाँ पर डाउट्स का है कि चैट में आता है, मैं थोड़े से डाउट्स आपका ले लेता हूँ इनिशियली कि किसके रह गए, किसके डाउट्स नहीं बोले भाई अभी तक। प्लीज आप जरा मैसेज कर दीजिए सर, अगर दूसरे स्टेट से। हाँ, एक आपका है कि सर अगर दूसरे स्टेट से फॉर्म भरते हैं तो प्री का सेंटर उत्तराखंड में होगा या दूसरे स्टेट में। डियर, आपका जो प्री का पेपर है ना, प्री का पेपर आप किसी भी स्टेट से भर सकते हो। अगर सपोज फॉर एग्जांपल आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, ठीक है, और आप उत्तराखंड में अभी हो, तो प्रीलिम्स तो आप उत्तराखंड से दे सकते हो, बट मेन कंफर्म है कि आपका उसी स्टेट में ही होगा। मेन के लिए आपको उसी स्टेट जाना पड़ेगा जिस स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा उसमें आपका, अच्छा सर टाइपिंग एग्जाम होगा? नहीं डियर, टाइपिंग एग्जाम जो है वो आपका मेंस में रहेगा, डिस्क्रिप्टिव के साथ रहेगा, तो इसमें आई थिंक डिस्क्रिप्टिव नहीं है। ठीक है, मैं आपका जो पीओ रहता है उसमें डिस्क्रिप्टिव है, इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव पार्ट नहीं है, तो इसलिए आपका टाइपिंग का नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और आपसे पूछेगा, सर कट ऑफ इन प्री एग्जाम इज सेम फॉर ऑल कैटेगरी? नहीं, इसमें आपका सौंदर्य नहीं, सेम नहीं है सर, आपके कट ऑफ अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी है। ठीक है, सर स्पीड टाइपिंग की स्पीड, ये अभी मैं निर्मली आपको बताता हूँ यहाँ पर। सर जीके का कोई स्पेसिफिक सोर्स? डियर, स्पेसिफिक सोर्स नहीं है, मैं आपसे यहाँ पर ये बोलूंगा
कि आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ऑनलाइन साइट्स अवेलेबल हैं ही, ठीक है। मैं आपसे बोलूंगा कि आप हमेशा 2-3 साइट को गो थ्रू करा करिए, ठीक। जैसे आपके पास टाइम की तो है ही साइट, प्लस उसके साथ और भी साइट्स हैं जो आपको प्रॉपरली मिल रही हैं ऑनलाइन में, आप उनको गो थ्रू करो। जहां से भी आप पढ़ना चाहो, चाहे आप क्या नाम है ग्रेड अप से पढ़ना चाहते हो, चाहे आप कहीं से भी पढ़िए, कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पर रहता है कि अगर डेली के आपके पास 10 न्यूज है ना, तो वही चीजें बस क्वेश्चन पूछने का तरीका है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि हर जगह करंट अफेयर सेम ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर टाइम से ही पढ़ रहे हैं तो भी काम चल जाएगा। तो अलग अलग जगह से मतलब आप बस एक क्वेश्चन का कलेक्शन बन जाता है कि किसी ने कहीं पॉइंट एक कम होगा तो एक कहीं ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं। और कोई आपका है कि सेम? नहीं, ये वाला तो मैंने बता दिया। अगर किसी का कोई रह गया है क्वेश्चन तो प्लीज आप यहाँ पर चैट बॉक्स में डाल दिए, सो दैट मैं बता सकूं यहाँ पर, ठीक है। आई थिंक जो भी आपके किसी के डाउट रहे, मैंने आई थिंक ले ही लिए सारे डाउट्स। अगर किसी के रह गए तो प्लीज टाइप कर दीजिएगा दोबारा क्वेश्चन। मिनिमली आपका क्वेश्चन टाइपिंग स्पीड के लिए है या सीजीएल एग्जाम के लिए है? टाइपिंग स्पीड का सबने बता दिया। टाइपिंग एग्जाम आपका प्री में नहीं होता है, वो मेंस एग्जाम में, पीओ एग्जाम में अगर आपका डिस्क्रिप्टिव आता है तो वहां पर आपका रहता है, ठीक है। तो स्पीड का ऐसा कोई नहीं सीन होता। बट ये अगर आप एसबीआई पीओ में जा रहे हो तो वहां पर आपको अच्छे टाइप करना होता है, टाइमली वो जो एसे प्रेसी राइटिंग लिखना होता है, तो वहां पर स्पीड मैटर करेगी। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लरिकल एग्जाम एज ऑफ नाउ, तो क्लरिकल में टाइपिंग का कोई भी ऐसा कुछ नहीं रहता। कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी सफिशिएंट होता है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी जरूरी है, दैट इज इट। टाइपिंग का ऐसा कोई आप वहां पर टाइपिंग वाला काम थोड़ा करना है बैंक में जाके कि आप बैठ के वहां पर लेटर लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ एक सोनम का डाउट है कि सर एसबीआई क्लर्क बनने के 6 साल बाद से पहले अगर प्रमोशन लेने के लिए आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल आप दे सकते हैं डियर। आप एग्जाम, कई बच्चे ऐसा करते भी हैं कि आप आईबीपीएस क्लर्क का उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है और मतलब उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो बैंक में वो 1-2 साल है, उसके बाद वो आईबीपीएस पीओ भी भरते रहते हैं, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, ये सारे भी भरते रहते हैं। तो अगर इनमें कहीं हो जाता है तो वो डेफिनेटली जा सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप बैंक नहीं जा सकते हो। हाँ, कुछ जगह बैंकों में बॉन्ड रहता है आपका, वो भी 2 से 3-4 साल का बॉन्ड रहता है, कहीं पे 2 साल का, कहीं पे 3 है। जैसे नैनीताल बैंक है, वहां पर बॉन्ड है, 2 साल का बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड वाला है, बट कोई बात नहीं, 2 साल वैसे भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो आप भर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं है। हाँ, एसबीआई, अब ऐसा नहीं है कि आईबीपीएस पीओ से आप एसबीआई पीओ बन जाओगे, ऐसा नहीं है। एसबीआई का अपना अलग पीओ का पेपर होता है और आईबीपीएस, ठीक है। तो प्रमोशन आईबीपीएस पीओ देकर प्रमोशन एसबीआई में नहीं मिलता डियर, आपको एसबीआई का ही फॉर्म भरना पड़ेगा उसके लिए, ओके। ओके, और आपका है सर निर्मली दोबारा मेंस में बोल रही सेक्शन कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ है। निर्मली दोबारा बोल रही है सीजीएल एग्जाम भी होने वाला है, एसबीआई क्लब भी, दोनों एग्जाम कैसे प्रिपेयर करें? निर्मली सीधा फंडा है, आजकल तो वैसे भी आई गेस ना कॉलेज है ना ऑफिस है ना कुछ भी नहीं है, बहुत टाइम पड़ा है, तो ये सवाल तो पूछने वाला बनता ही नहीं है। 4 घंटे बैठ के एसबीआई का पढ़ो, बैंक का पढ़ो, 2-3 घंटे बैठ के आपका आपका सीजीएल का पढ़ो। काफी चीजें तो आपकी 30-40% तो कॉमन होती है, चाहे वो मैथ्स में परसेंटेजेस लो, क्वेश्चन का लेवल या थोड़ा सा वो जॉनर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन काफी चीजें सिमिलरिटी होती है। अगर आपको दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करना है तो व्हाई डोंट यू गो फॉर अ मॉक टेस्ट? दोनों के लिए आप एक दिन सीजीएल का मॉक दो, एक दिन आप एसबीआई का मॉक दो, और 2-2 घंटे एक्स्ट्रा उनके लिए पढ़ते रहो। तो आई गेस आज के टाइम पे जब सब घर पे हैं तो ऐसा कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि सर मैं कॉलेज जा रहा हूँ या जा रही हूँ या मैं ऑफिस जा रहा हूँ, सब कुछ बंद पड़ा है, तो आप अच्छे से टाइम दे सकते हैं 2-2 घंटे निकाल के, तो वो भी कर सकते हैं। ऐसा सेशन सीजीएल के लिए कब होगा? सीजीएल के लिए भी करा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। एक पहले फिलहाल जिस पे फोकस कर रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए। सीजीएल हो गया, आगे और एग्जाम हो गया, उनके लिए भी हम आपको ऐसे सेशन देते रहेंगे, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। मॉक टेस्ट एक डेली इसमें देने के सौंदर्य लिए, का डाउट भी है, हाँ, सौंदर्य का है कि सर इन द फॉर्म देयर वाज अ ऑप्शन फॉर रेगुलर एंड बैकलॉग वैकेंसीज, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, व्हिच ऑप्शन वी हैव टू सेलेक्ट? तो सौंदर्य इसमें जो बैकलॉग की बात कर रहा है, बैकलॉग वैकेंसी की बात कर रहा है, वो आपकी पिछली है, आपको उसमें रेगुलर लेना है, ठीक है। वो स्पेशल रिक्रूटमेंट, इसका मैं फिर भी आपको मैं एक और बता देता हूँ कि इसको थोड़ा डिटेलिंग के लिए आप उसको, अगर अभी ये फॉर्म आप भर रहे हो तो उसको वेट कर लो, मैं आपको बाद में इसको ढंग से एक बार पढ़कर कर दूंगा, क्योंकि मैंने अभी फॉर्म देखा नहीं है उसमें करके, फॉर्म फिलिंग करके, तो उसमें ये इसका मैं थोड़ा सा आपको बाद में क्लियर कर दूँ, ओके। तो इसके लिए आप परेशान मत होना, अगर आपको कहीं पर भी डाउट लग रहा है तो उस टाइम पर फॉर्म को ना फिल करें, क्योंकि इसमें हो सकता है कि कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपको ना आ रहा हो, तो कोई बात नहीं, बाद में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उस पॉइंट में, अगर आप क्लास में ही पूछ सकते हो, ओके। आकांक्षा गौतम बोलती है कि मॉक टेस्ट सीरीज के लिए क्या करना चाहिए? आकांक्षा गौतम, अब
इट डिपेंड्स कंप्लीटली पहले कि आपने कितना कोर्स पढ़ लिया। ऐसा नहीं कि आपने अभी सिलेबस भी पूरा नहीं किया और मॉक टेस्ट पे अटैक कर रहे हैं। एटलीस्ट कम से कम 1 महीने में अपने सिलेबस के कुछ टॉपिक्स ऐसे कर लीजिए 40% जो आपके शॉर्ट आने ही आने हैं। एक बार वो आपके हो जाए तो आप एक बार आराम से क्लास में दोबारा ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको एक जेन्युइन ऑथेंटिक सोर्स, आप टाइम्स के मॉक्स भी कर सकते हो। और अगेन आप डोंट बी लिमिटेड टू ओनली टाइम्स। ऐसा नहीं कि आप टाइम्स पे ही करो, आप टाइम्स के अलावा और भी जितने पोर्टल हैं, पहले हमेशा गाइस कोशिश की जाए कि फ्री वाले जितने पड़ जाए, जितना भी आपका मटेरियल फ्री वाला अवेलेबल है, चाहे वो टेस्ट सीरीज का हो, चाहे वो प्रैक्टिस मॉक का हो, कहीं से भी आपको फ्री का सोर्स मिल रहा है ना, उसे निपटाते रहो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग लॉट ऑफ स्टफ जो कि फ्री मिला, जहां पर आपको पैसे ना खर्च करने पड़ रहे हो। और ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पे फ्री सोर्स नहीं है, बहुत सारी फ्री सोर्स अवेलेबल है, ढूंढनी आनी चाहिए। सेकेंडली, जैसे आपका 30 से 60% तक सिलेबस हो जाएगा 1 महीने बाद, क्योंकि अब हम शायद पर्टिकुलरली आपको बैंक में फोकस करेंगे या हम आपको एसबीआई के लिए बताते रहें, जैसे 30 से 40% आपका सिलेबस आपका तुषार सर या मैं या विशाल सर या मैम खत्म कर देंगी, हम आपको स्पेशली मैं और तुषार सर आपको स्पेशली फोकस करेंगे इस बारे में कि हम आपको बताना स्टार्ट करेंगे कि आप लोग कौन सी टेस्ट सीरीज को फॉलो करिए। तो जो आप पे अवेलेबल है, जो सोर्स आपको साथ में दी गई है इंस्टीट्यूट से, उसको तो आप फॉलो करिए। उसके अलावा भी हम आपके साथ 2-3 नाम ऐसे डिस्कस करेंगे जहां पर जाके आप टेस्ट सीरीज को ले सकते हो। निर्मला बोल रही है अगर रीजनिंग में मेन मॉक टेस्ट दिया था उसमें 3-4 पजल्स आ गए थे, 4-5 क्वेश्चन ये टॉपिक से और अगर क्वेश्चन आए तो पजल्स कैसे। अभी निर्मला देखिए, ये जो आप यहाँ पर आपका क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टू डेप्थ एकेडमिक्स हो गया है। आप फिलहाल समझिए कि आपको पजल्स में एक लिमिटेड जॉनरे को प्रैक्टिस नहीं करना, आपको फ्लोर भी करना है, आपको सर्कल भी करना है, आपको लाइंस भी करना है, आपको बॉक्स पजल भी करना है, आपको लॉट ऑफ पजल्स को करने हैं। और आपको मेंस में तैयार रहना है, कुछ नया भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया आपको, जैसा हमने बताया आपको 91 इज द कट ऑफ, तो समझिए आपको सिर्फ 50% पेपर, 50% भी हमने ज्यादा बोल दिया, 45 में आप पेपर निकाल लेंगे। तो भैया आपको 50 में से गिनती के 20 से 22 क्वेश्चन छांटने हैं, यू हैव टू चूज देम। सो व्हाई टू गो फॉर द न्यू क्वेश्चन जिनके बारे में पता नहीं है। ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है जो बहुत ही नया सा है, अगर उसमें आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो ये स्ट्रैटेजी का पार्ट नहीं है, जिसे बेवकूफी बोलेंगे। आपको स्ट्रैटेजी वहीं पर रहेगा कि आप लोगों ने कौन कौन से टॉपिक कर रखे हैं और किस टॉपिक को मुझे वहां पर जाके अपना टैकल करना है। कोई इंटरव्यू नहीं होता क्लरिकल एग्जाम में, देयर इज नो इंटरव्यू। जैसे ही आप एग्जाम निकालेंगे, आपका मेरिट में नाम आएगा, आपको सीधा अगले ही महीने आपका कॉल लेटर आ जाएगा। जिस भी बैंक में आपकी, जिस भी ब्रांच में आपकी पोस्टिंग होगी उसके लिए आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी और आपका हो जाएगा, ठीक है। मयंक से एसबीआई क्लर्क के लिए स्पेशल सेशंस होंगे फॉर ऑल 3। बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, जस्ट काउंट ऑन अस। मैं और हम 2-3 जो फैकल्टीज हैं, हम स्पेशली आप लोगों को देखते हैं, हम कुछ करेंगे हिसाब कि आपके लिए स्पेशल सेशन लिए जाएं जो कि एसबीआई क्लरिकल को टारगेट करेंगे। जिन्होंने कोचिंग अभी रिसेंट ज्वाइन किया है 2 मंथ्स काफी होंगे। रीजनिंग क्वांट एब्सोल्युटली गाइस, अगेन डोंट बी इन अ माइंड फ्रेम कि मुझे 1 ही महीना हुआ या 10 दिन हुए हैं। आज भी अगर आप स्ट्रैटेजी बनाते, क्योंकि अभी जून में एग्जाम के लिए बोला गया है प्री, बाहर के हालात ऐसे नहीं है कि जून में एग्जाम हो। मैं आपको बता दूं बाहर के हालात हैं, एग्जाम जाएगा अगस्त तक पहुंच सकता है, अगस्त तक। तो यू स्टिल हैव मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि जून में एग्जाम एकदम, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है, खाली जो एग्जाम आपका ऑनलाइन होता है तो खाली एसबीआई नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऐसे भी हैं एग्जाम जो हुए नहीं है। नीट के एग्जाम हो गए हैं, एम्स का एग्जाम है, आईआईटी जी का एग्जाम है। तो ऑक्यूपेंसी जो है कॉलेजेस की बहुत फुल रहेगी, वहां पर इतनी आसानी से एग्जाम करना आसान नहीं होगा, तो इसलिए वो थोड़ा डिले होगा ही होगा। तो आप लेके चलिए कि जुलाई के बाद ही आपका एग्जाम होगा, तो अभी आप पे एम्पल ऑफ टाइम है इसको तैयार करने के लिए, ठीक है। तो ये है। हाँ जी, और कोई डाउट है सर? आपके डाउट है तो आप ले सकते हैं। अब आपके डाउट्स हैं तो डाउट्स बता दीजिए, क्योंकि आई थिंक टाइम तो काफी हो गया है, सो दैट इनके डाउट्स भी, आई थिंक स्लाइड में अब कुछ इंपॉर्टेंट सर बचा भी नहीं, हमने ऑलमोस्ट सारा डिस्कस कर ही लिया है। हाँ जी गाइस, कोई है क्वेश्चन किसी का? डाउट्स है तो आप भेज दीजिए, डाउट्स आप भेज सकते हैं। तो पैसा कितना मिलेगा यार? वो स्लाइड तो छूट गई, पैसा कितना वो बता दो यार। ठीक है, पैसे की बात सर आप एक्सप्लेन कर दीजिए भाई, पैसा कितना मिलेगा। पैसा तो पैसे के बारे में बात नहीं करता मैं, आपका कितना पैसा मिलेगा फटाफट से।
तो यहाँ पर डियर बात कर रहे हैं क्लर्क की। क्लर्क का अगर इन हैंड सैलरी की बात करी जाए तो आपके 20 से 22,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। और आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दे रखा है सैलरी का, ठीक। अब यहाँ पर आपके सारे अलाउंसेस क्या क्या मिलने वाले हैं, मैक्सिमम आपकी सैलरी क्या होगी, तो ये आपका थोड़ा सा सिटी वाइज भी रहता है कि आपकी सिटीज में थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। और गाँव अगर रूरल एरिया है तो वहां पर थोड़ी सी सैलरी कम होगी, ठीक है। तो ये वाला आपका रहेगा। और ये आपको सैलरी एक बार देख लीजिए, सैलरी स्ट्रक्चर आपका पे स्केल क्या रहेगा, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर्ली मेंशन कर रखा है कि इंक्रीमेंट आपका कैसा है। फिर बात करते हैं अलाउंसेस। तो बैंक में सबसे ज्यादा अलाउंसेस मिलते हैं डियर, जिसमें आपका एचआर है, टीए है, एसए है, सीए है, एमए है, न्यूज़पेपर अलायंस, फर्नीचर अलायंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर न्यूज़पेपर अलायंस और फर्नीचर अलायंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता है दिवाली के टाइम पे नियर अबाउट आपको 1 या 1.5 लाख के आसपास पीओ को फर्नीचर अलायंस मिलता है डियर, 1.5-2 लाख के आसपास। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको टाइम टाइम पे मोटिवेट करती रहती है कि हाँ मुझे अब ये अलाउंस मिल रहा है, वो मिल रहा है। तो ये काफी अच्छी चीज है। देखो आपका मतलब अब यहाँ पर अगर प्राइवेट में हो तो वो चीज आपको फर्नीचर अलाउंस तो कभी नहीं मिलने वाला, न्यूज़पेपर अलाउंस तो नहीं मिलने वाला। बाकी आपको टूर, ये हाउस रेंट और ट्रांसपोर्ट अलाउंस बिल्कुल आपको यहाँ पर भी मिलता है प्राइवेट जॉब्स में। बट आपका गवर्नमेंट में ये सारी चीजें हैं जो आपको एक्स्ट्रा चीजें मिल रही है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो सैलरी है वो इन हैंड सैलरी आपकी 31 क्रॉस कर जाएगी बहुत आराम से, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पर जो आपका सैलरी स्ट्रक्चर बनकर आएगा 31, क्योंकि आपके उसमें अलाउंसेस ऐड होकर आएंगे बेसिक सैलरी में, ठीक। तो ये आपका सैलरी का हो गया, ठीक। सर क्या क्लर्क की सैलरी बैंक टू बैंक वेरी करती है? हाँ डियर, क्लर्क की सैलरी बैंक टू बैंक वेरी करती है, बिल्कुल करती है। एसबीआई क्लर्क की सैलरी ज्यादा होगी आईबीपीएस पीओ क्लर्क से, बिल्कुल होगी, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, ठीक। आप आरबीआई क्लर्क की बात करोगे तो आरबीआई क्लर्क की अप्रॉक्स एसबीआई क्लर्क के आसपास ही बैठती है, ठीक है। तो रहेगी यहाँ पर। सर मैं 3rd ईयर में हूँ और कोर्स 4th ईयर का नहीं, 3rd ईयर वाला तो एलिजिबल नहीं होगा डियर आपको, मतलब 4th ईयर जो है वो बिल्कुल एलिजिबल है। लास्ट ईयर वाला आप यहाँ पर फॉर्म भर सकता है, ठीक। अच्छा यहाँ पर और है सर कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए कितना टाइम पहले? डियर यहाँ पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट वहां पर वो सिर्फ पूछता है आपके पास है या नहीं। वहां पर उसने यहाँ पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी ऑप्शन में यहाँ पर शायद दे नहीं रखा है, एक बार चेक करना पड़ेगा कि मैंडेटरी नहीं है कंप्यूटर ऑप्शन। वहां पर बस है कि आपसे पूछ रहा है कि आपको कंप्यूटर आपको आता है या नहीं आता है। वहां पर उसने ये शब्द नहीं बोला है कि मैंडेटरी है कि अगर नहीं आता है तो आप फॉर्म ही नहीं भर सकते, ऐसा नहीं है। बस वो आपसे एक नॉलेज के लिए पूछ रहा है, एडिशनल नॉलेज के लिए कि आपका वहां पर क्या नाम है कंप्यूटर एफिशिएंसी के लिए आपसे पूछ रहा होगा वो, ठीक। अच्छा सर क्लर्क की सैलरी बिल्कुल, ये रोहित ये आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब ये चीज के लिए बिल्कुल क्लियर क्लास में जब आपका कभी स्पेशल सेशन होगा तो बिल्कुल आपको इस चीज पे एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से। और आप बात करो अगर फैकल्टी के टाइम से, तो डियर उस टाइम का टाइम और अब के टाइम और लेवल ऑफ में थोड़े डिफरेंस हो गया है। उस टाइम पे जो आया करता था और अब जो आता है बहुत जमीन आसमान का अंतर है डियर, ठीक है। तो उस चीज से हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो आप दूसरी चीज है कभी भी किसी चीज से कंपेयर मत करके मतलब आप कभी कभी अपने आप को ना किसी और से कंपेयर मत किया करो कि किसने कैसे किया। आप अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग अपना टाइम बनाइए। मैं हमेशा क्लास में यही चीज बोलता हूँ कि ऐसा हो जाता है उस भैया ने इतना पढ़ा था तो मैं भी उतना ही पढ़ूंगा, उतने घंटे तो मेरा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं होता डियर, ठीक है। उसने क्या पढ़ा था, उसका दिमाग कैसा है, उसकी ग्रेस्पिंग पावर कैसी है, ये आपकी अपनी होगी, उसकी अपनी होगी। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा यहाँ पर बोलूंगा कि आप अपने अकॉर्डिंग टाइम बनाइए। हो सकता है आपका इंटेलेक्चुअल लेवल अच्छा हो, आपकी रीजनिंग अच्छी हो, आपकी क्वांट अच्छी हो, तो आप जो वो बंदा 4 घंटे या 5 घंटे लगा के पढ़ रहा है वो आप शायद 1 या 2 घंटे में पढ़ लो। तो इसलिए कभी किसी से कंपेयर मत करिएगा स्केड्यूल को लेकर या कैसे पढ़ना चाहिए। या आपको सबसे अच्छा पता है कि मैं किस चीज में कमी है मेरी, मेरे को किस चीज को कितना टाइम देना है, मैं कितने टाइम में कोई चीज समझ पाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका ये है। सर क्या हमको कंप्यूटर सर्टिफिकेट बना लेना चाहिए? साहिल रावत डियर वहां पे मैंडेटरी नहीं है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए नहीं चाहिए, बस वो आपसे पूछ रहा है कि आपको पता है या नहीं पता है। वहां पर बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए वाली बात नहीं आ रखी है, ठीक है। और कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट क्या है यार, कंप्यूटर नहीं, आई गेस जहाँ तक तुषार मेरा दिमाग कहता है कि अगर आपके पास कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं है तो उनको कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए होगा 12th जब वो ज्वाइनिंग जाएंगे।
सर बट इसमें शायद नोटिफिकेशन में मेंशन कर नहीं रखा है उन्होंने, फिर भी एक बार हम चेक कर लेंगे इसके ऊपर और मैं आपको कंफर्म वो बता देंगे, वो ज्यादा बेटर है यहाँ पर। I had a word with one of my students. She said कि उसे सर्टिफिकेट मांगा था. She doesn't have the Okay, okay. certificate as the computer. तो ये फिर आप होगा कंफर्म, अगर तक में बात हो रखी है तो इस बात के ऊपर not only for SBI but वो आपके आगे भी काम आएगा. वो आपके आगे भी काम आएगा और एग्जाम्स के लिए भी. तो वहाँ पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए होता है. ठीक है बिल्कुल। गाइस, और कोई क्वेश्चन है किसी का? आई गेस मैक्सिमम कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में हमने कर लिए हैं. ठीक है, तो अगर आप पे 12th में राशि का सब्जेक्ट है तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. और कोई क्वेश्चन है और चले हम सबके सब खाना खाने के लिए? हाँ आई गेस खाना खाने का टाइम भी सबका हो रहा है, हमारा भी हो रहा है. फॉरेन ट्रिप भी क्या अलाउंस? ओ भाई, फॉरेन ट्रिप में आप फॉरेन ट्रिप पहले पेपर निकाल लो, फिर फॉरेन ट्रिप में जाना. हमें भी ले आना भाई, कसम से कह रहा हूँ. अरे जमाना अमित, मैं तुम्हें ये अमित को मैं अलग से नेहरू कॉलोनी का है, मैं अमित को अलग से फॉरेन ट्रिप भेज दूंगा, पहले पेपर निकाले. ठीक है, चिंता ना करो अमित, बिल्कुल पहुंचाएंगे तुम्हें फॉरेन ट्रिप. और अकेले मत जाना, हमें भी लेके जाना. ठीक है, तो गाइस आई गेस वी शुड वाइंड इट अप एंड ओके. ठीक है. तब भी गाइस आपके Yes, साथ sir. ये पीपीटी दोनों शेयर किया जाएगा. ठीक है, आगे जिगुरी आप वीडियो अपनी ऑफ करिए, मैं कर देता हूँ. चलो जस्ट गिव मी अ सेकंड. ठीक है, अब गाइस आपके साथ एक पीपीटी रिकॉर्डिंग शेयर किया जाएगा. जस्ट टू अपडेट यू, कल आपका एक सेशन है मेरे साथ, लॉजिकल मैराथन. ठीक है, मेक श्योर बी देयर. मैं आपको एसबीआई क्लरिकल की तैयारी कल से स्टार्ट कर रहे हैं. तो देर किस बात की, आज हमने तुषार सर मैंने बात कर दी, कल से हम आपकी तैयारी शुरू कर रहे हैं. आपको स्ट्रेट अवे वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो एसबीआई एग्जाम्स में लास्ट 5 सालों में आए. 5 years से क्वेश्चन विद कंप्लीट सॉल्यूशन आपके साथ वो कराए जाएंगे. ठीक है, तो बी देयर 11 AM. कल आपसे मुलाकात करते हैं. टिल देन. और सर ये सर हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए. सर ये रिकॉर्ड सर किस में देख सकेंगे हम जो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं ना क्लास? ये आपको YouTube में मिलेगा, टाइम्स चैनल के अंदर. अच्छा, यूट्यूब में टाइम चैनल के अंदर? आपको उसका लिंक आ जाएगा अभी, आप उसमें देख सकते हैं. डोंट वरी. अच्छा ठीक है, सर, क्योंकि जो क्लास रिकॉर्ड होते हैं ना सर, वो देख नहीं पा रहे हम. नहीं अभी आप चिंता मत कीजिए. आपको जो भी क्लास आपकी तुषार सर या मेरी या और किस फैकल्टीज की सेमिनार होंगे वो आपको बिल्कुल क्लास देख, थी. बेफिक्र रहिए आप. ओके सर. चलिए गाइस, तो सर तुषार हाँ जी, बोलो बोलो. तुषार सर ने बोला था कि सर मैं हाँ वो बोलिए, PDF क्या बोला था? बोला था, क्या सर बोला था? आपने सर सर मैं बोला था. 12 पास आउट हूँ और मैं सोच रहा कि वो बहुत डिपार्टमेंट का फॉर्म भर दूं. गौरव, पहले हम देवेंद्र जी की थोड़ी बात सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपकी बात को बिल्कुल आंसर करूंगा. ठीक है, देवेंद्र जी आप बोलिए. सर आपने सीएचएसएल का क्लास कराया था ना सर, संडे का किस चीज का? सीएचएसएल का वो बताया था ना हाँ सर. हाँ, मैंने आपको यहाँ पे सीएचएसएल की क्लास कराई थी और मैंने आपसे ये भी बोला था कि मैं आपको उसके थोड़ा सा अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मैं और चीज में बिजी था, तो मैं उसको जो नोट्स हैं उसको कंपाइल कर रहा हूँ सारे ईयर के क्वेश्चंस को. अभी तो मैंने सिर्फ आपका एक था, मैं उसमें और भी कंपाइल कर रहा हूँ. उसके बाद में फिर आपको आपके ग्रुप्स में आ जाएगा उसकी पीडीएफ, तो आप चिंता ना करिए, उसकी मैं आपको कर दूंगा प्रोवाइड. ठीक है. सर आपने वो टेलीग्राम में मैसेज करने के बाद मैंने फिर मैसेज किया था, क्या मैंने वो नंबर आपको पहुंचा के लिए मुझे यही क्वेश्चन करना था. नहीं नहीं, आ गया था आपके पास, मेरे पास ओके, मैसेज आ गया था. ठीक है, अच्छा गौरव आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? थैंक यू सर. सर मैं कह रहा कि वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फॉर्म निकला है ना अभी, तो उसकी थोड़ी वो बता दो डिटेल में. किसका फॉर्म निकला है? सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के. फॉरेस्ट उत्तराखंड. डिपार्टमेंट के? डियर, मैं अभी उसका Yes, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बिल्कुल आपको थोड़ा बताऊंगा. ये मैं आपको इसको क्लास में ही करूंगा, क्लास में आप मुझसे पूछ लीजिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला. ठीक है, yes sir. ओके, कोई दिक्कत नहीं, मैं वहीं पर ही आपको क्लियर कर दूंगा क्लास में. ओके सर. बाकी ठीक है, अभी तो मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट होगा नहीं. और कल आपका रीजनिंग का सेशन है, तो प्लीज अटेंड करिएगा भाई, इंपॉर्टेंट सेशन है. और वो चीज ऐसा नहीं है कि एसबीआई में नहीं है, कॉमन है, पूरे बैंक के लिए कॉमन है. तो आप अटेंड करिएगा, इंपॉर्टेंट सेशन है कल आपका 11 बजे से है. ठीक है, सो वाइंड अप करते हैं फिर सर. ओके, ओके डन. चलिए फिर गाइस, ओके थैंक यू, बाय बाय. ओके.
बाय, गुड नाइट। Thank you, sir. Bye, sir. Good night. Good night, sir.